अच्छा, इसमें मनीष सर, यस सर। क्या हम लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे, तो क्या ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर सकते हैं? लॉबी वगैरह का सिस्टम बिल्कुल नहीं रखते? बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल, कर हमने देते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक है ना, सिक्योरिटी नहीं में हमने हटा देते हैं। एक्चुअली हमने ऑटोमेटिकली इंटर कॉल हाँ ऑन ठीक कर है, रखा है, तो है फिर चलो। एडमिट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, क्योंकि मैं क्या उसमें डिस्टर्ब होता है बार बार, जैसे पिछली बार हो बिल्कुल रहा था। बिल्कुल। यस ठीक सर, है, यस सर। तो ठीक है, स्क्रीन शेयर कर देते हैं एंड आई विल टीच ऑन ओपन बोर्ड बिकॉज आई हैव मेड द पीपीटी फॉर द एंटायर सेशन। सो आई एम कंफर्टेबल विद द ओपन बोर्ड। और ये स्टार्टिंग सेशन है, तो थोड़ा सा राइटिंग में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, जाए एक दो दिन, फिर बाकी कंफर्टेबल हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, सो शैल वी स्टार्ट? यस सर। So, 1 second, let me open the open board first. तो मुझे पूरी एंटायर स्क्रीन ऐसा लग रहा है कि शेयर कर देनी चाहिए, है ना? स्क्रीन शेयर कर देते हैं तो ओपन बोर्ड ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा। Now, I think it is visible to all of you. Can you see the screen, everyone? Hello? Yes, yes, sir. Okay. So, I am audible to all of you. There is no issue with Yes, sir. it, and at the same time, okay. So, this is me. This slide is showing to all of you. ये दिख रही है आपको slide? Yes, sir. यस सर। तो चलो चालू करते हैं। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है, ये Excuse- रहा हमारा। हाँ भाई, ओके ओके, फाइन फाइन फाइन। हाँ, एवरीथिंग इज परफेक्ट ना? अच्छा, Yes, मेरा sir, वीडियो yes, sir. वीडियो दिख रहा है या फिर पूरी स्क्रीन ही आपको दिख रही है? पूरी स्क्रीन दिख रही है सर। स्क्रीन दिख रही है सर। वीडियो वगैरह तो नहीं दिख रहा ना? बस क्योंकि नहीं मैं सर। चाह रहा हूँ कि केवल स्क्रीन आपको दिखे। नहीं सर, ठीक है, ओके सर। Okay, so engineering mechanics, this is the syllabus. Here it is equivalent force system, equation of equilibrium, two-dimensional frame and trucks, which is the most important part in our mechanics because every year questions are coming this area through this area. So we will discuss in detail this thing. FBDs, these are very important. Free body diagram, frictional force, particle kinematics and dynamics. Here it is not mentioned that the circular dynamics or linear means straight line motion dynamics. So we will have to cover both circular as well as straight line motion dynamics. Now beam analysis, this is the part of strength of material in your means college and university syllabus. So we will cover this all syllabus. अब इसमें कुछ बातें इंक्लूड नहीं है, जैसे वेक्टर कहीं नहीं लिखा, क्या वेक्टर नहीं लिखा, बट एवरी ईयर क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम द वेक्टर इटसेल्फ। तो हम लोगों को इससे कंक्लूड करना पड़ेगा, इस सिलेबस को देखना पड़ेगा, एट द सेम टाइम हमें देखना पड़ेगा जो पीवाईक्यूज आए हैं, दोनों का एक मिक्सचर से हम लोग सिलेबस बनाएंगे कि हम पढ़ना क्या एग्जैक्टली। क्या ये क्लियर हो पा रहा है आप लोग? यस सर। नाउ टॉपिक लिस्ट देख लीजिए जो मैंने अभी प्रिपेयर किया है, सो दैट आप लोग बढ़िया से इसको समझ पाए। वेक्टर जो चैप्टर है पूरा का पूरा, इसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये दो चीजें सीखेंगे। देन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स निकालना सीखेंगे, जो कि इस साल क्वेश्चन आए थे। देन मल्टीप्लिकेशन में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसको देखेंगे। और इसकी टाइमिंग यहाँ पे दी है, ये अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग है, हम चाहेंगे कि इतने में कंप्लीट हो जाए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली अब देखेंगे कितना समय लगता है, बट समहाउ इतने टाइम पे मैं कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा, अपना पूरा एफर्ट दूंगा कि इतने ही टाइम में कंप्लीट हो और हम बढ़िया क्वालिटी नोट्स और क्वालिटी जो स्टडी मटेरियल है यहाँ से गेन कर ले इतने टाइम में। देन काइनेमेटिक्स में आप देख सकते हैं ये सारा कुछ स्टडी करने वाले हैं। ये आपको जो पीपीटी है इसको आपको शेयर कर दिया जाएगा, तो इसको बहुत डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर रहा, जस्ट आप देख लीजिए ये सारे टॉपिक्स हैं दैट वी विल डिस्कस एंड द टाइमिंग आई हैव गिवन अकॉर्डिंगली, जैसा वेटेज है उस हिसाब से मैंने टाइमिंग यहाँ पे दे रखा है। इसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, उससे रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे फ्रिक्शन आ जाता है। यहीं पे कॉन्टैक्ट फोर्स का एक टाइप होता है फ्रिक्शन, जिसमें ज्यादा समय हम लोगों ने दिया है। देन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आता ही नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा और ना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में पूछा। यस यस, इज देयर एनी क्वेश्चन? एनीवन?
No, sir. Continue, sir. Okay. Now NLM we are going to study, which is very important part. First, second, and third law we will study, and based on that equilibrium. Every year questions are coming from the equilibrium. So ये accordingly आप देख लीजिए, इसको हम स्टडी करेंगे. रॉड एंड स्ट्रिंग कांस्टेंट, इससे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं. पुली के बहुत शानदार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, पुली वाले, जो कि स्ट्रिंग कांस्टेंट से क्वेश्चन बनते हैं, और रॉड कांस्टेंट से क्वेश्चन अभी तक नहीं बना है, बट मैं एक बेसिक एग्जांपल आपको दे दूंगा, जिससे अगर क्वेश्चन बनेगा अगर, तो हमेशा आपसे बन जाएगा, बहुत इजी है. देन वर्क डन है, इसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट में दूंगा कि कैसे निकालते हैं, होता क्या है. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताऊंगा, और कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बहुत माइन्यूट सा, क्योंकि ये आता नहीं है. इक्विलिब्रियम हम वर्क डन के हिसाब से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वर्क डन का एक्सप्लेनेशन होता है. हो सकता है कभी 1 नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले कि भाई पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है तो वर्क डन मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम होता है कि कैसा इक्विलिब्रियम होता है. ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. पावर की डेफिनेशन है सिंपल, इसमें कोई खास क्वेश्चन नहीं. 2 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो उन दोनों क्वेश्चंस को देखेंगे, और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और कर लेंगे, तो जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होंगे वो कवर हो जाएंगे. देन सर्कुलर डायनेमिक्स है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. अच्छा, यहाँ से कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया है, बट सिलेबस में डायनेमिक्स उसने दे के रखा है, तो ऑब्वियस है कि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना. ये उसने मना करके नहीं रखा कि हम क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेंगे. और गेट है, हर साल नया क्वेश्चन पूछना है, तो हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, इसलिए मैंने कुछ समय इसमें दे दिया है, अप्रोक्सीमेटली 3.5 आवर जो इसमें हम लोग करेंगे इन्वेस्ट, सो दैट अगर इसके क्वेश्चन आता है हमसे बन जाए. और अगर हमने स्ट्रेट लाइन मोशन मतलब इसके पहले की स्टडी कर रखी है, सर्कुलर डायनेमिक्स के पहले की, तो ये बहुत आसान आपको लगेगा, वही लगेगा कि जो पिछला पढ़ा है उसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम लोग रीड कर रहे हैं. देन रोटेशनल मोशन होता है, रोटेशनल में हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थोड़ा सा बताऊंगा इंट्रोडक्शन, जिसमें कुछ फॉर्मूले बताऊंगा 20 मिनट में. इक्विलिब्रियम इन रोटेशन हम लोग देखेंगे, तो हम लोग इक्विलिब्रियम के एक्चुअली 6 इक्वेशंस बनती हैं. इन 6 इक्वेशंस में से 3 इक्वेशन कवर होती हैं लीनियर वाली, और 3 इक्वेशंस कवर होती हैं रोटेशन की, उनको भी देखेंगे. देन ब्रेक की एनालिसिस थोड़ा सा करेंगे कि ब्रेक में टॉर्क और मूवमेंट का जो है मतलब एप्लीकेशन है, तो ब्रेक हम यहीं पे देख लेंगे. और बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं मूवमेंट से रिलेटेड, और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं. देन वी विल रीड अबाउट द ट्रस, और ये तो मतलब समझ ही रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली सिलेबस में दिया हुआ है, और हर साल इससे क्वेश्चन आता है ट्रस से. तो हम बहुत डिटेल में इसको 3 घंटे में ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लेंगे, क्योंकि ट्रस बेसिकली एक रिजिड मेंबर है जो रुका हुआ है, तो उसमें इक्विलिब्रियम की इक्वेशन ही लगेंगे, और इक्विलिब्रियम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, तो ये ट्रस आसानी से आपको समझ में आ जाएगा क्या है. बस हमें उन इक्वेशंस का यूज करना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में, राइट. 3 घंटे सफिशिएंट है. Then mechanics of deformable body we will read in this in the entire chapter, जिसको आप सोम बोलते हो अपने यूनिवर्सिटी और कॉलेज सिलेबस में, वो यहाँ पे हम लोग ऐसा स्टडी करते हैं. इसमें नॉर्मल और शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा हुक्स लॉ पढ़ेंगे. हम देखेंगे कि एनर्जी स्टोर होती है, अगर मटेरियल डिफॉर्म होता है तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, ये खास बात होती है. जब मटेरियल डिफॉर्म होगा, जैसे रबर है या फिर स्प्रिंग है, तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है. ऐसे ही कोई भी मटेरियल है, सिंपल रॉड है, अगर वो खींच रही है, दब रही है, तो उसमें एनर्जी स्टोर होगी. ऐसे ही डिफ्लेक्शन ऑफ बार अंडर द नॉर्मल स्ट्रेस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आपसे लगभग 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो ये क्वेश्चन इस साल आया था, एक पैरेलल कनेक्शन का एक क्वेश्चन था, वो हम लोग देखेंगे. और एक क्वेश्चन पिछला मैंने देखा है, वो सीरीज कनेक्शन से आया है, तो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन डिटेल में देख लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा हमसे बन जाएगा. देन शेयर स्ट्रेस और स्ट्रेन हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज हम लोग आगे पढ़ने वाले अभी मोहर सर्कल, वहां पे बहुत इसका यूज है, हम लोग देखेंगे. देन बीम हम देखेंगे कितने टाइप के हैं, लोड कितने टाइप के, रिएक्शन कितने टाइप के, इसको क्विकली 30 मिनट में हम लोग पढ़ लेंगे. देन शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ये थोड़ा डिटेल में रहता है, इसको लगभग लग जाएंगे 1.5 घंटे, राइट. एक दिन पूरा का कवर हो जाएगा. डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, मैं कुछ फॉर्मूले आपको बता दूंगा, और आखिर है क्या डिफ्लेक्शन ये बता दूंगा, और एक टर्म होता है स्लोप. 2 बातें हम लोग यहाँ से देख लेंगे, 1 घंटे में कवर हो जाएगा. जस्ट वी हैव टू रिकॉल ऑल दी सिलेबस, ऑल दी फॉर्मूला एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ दैट फॉर्मूला. तो मैं फॉर्मूला की एक शीट आपको दूंगा, और उसको अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस में, तो आपसे आने लगेगी. देन प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन ऑन मोहर सर्कल, ये इससे हर साल क्वेश्चन आता है, और ये आपका पूरा पूरा बेस है रॉक मैकेनिक्स का, जो कि यह 4 घंटे में कवर होगा. तो एंटायर सिलेबस आई विल कवर अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्स से कि लगभग 45 से लेके 50 आवर्स में ये पूरा सिलेबस फिनिश हो जाना चाहिए हमारा. ओके, इज देयर एनी डाउट विद द सिलेबस? फिर आगे बढ़े हम लोग. नो सर. नो सर. ये थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस मैंने करा है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा देख लें कि क्या कैसा है.
सो सी हियर, मैंने टॉपिक वाइज सारा का सारा रख दिया है। जैसे टॉपिक है वेक्टर, जैसे वो पिछला हमने टॉपिक वाइज देखा ना अभी, उसी सीक्वेंस में मैंने क्वेश्चन डाल दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। बस समझ पाए ना। जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, बट यूज बहुत है इसका, तो हमें पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि यूज बहुत है। बाकी अलग अलग चीजों में कंपोनेंट ऑफ वेक्टर से डायरेक्टली एक क्वेश्चन आया है, ये मैंने टॉपिक ही बना दिया है, तो उसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ऐसे ही हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट वन इज ये है, ये वेक्टर का एप्लीकेशन ही है, आप देख सकते हैं ये वेक्टर ही है पूरा। ऐसे ही यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एरिया पूछा है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर ही है, मतलब एरिया निकलता है क्रॉस प्रोडक्ट से बेसिकली, तो उसका एप्लीकेशन में आता है। ऐसे ही हमारा का पूरा सिलेबस है दैट वी विल कवर, और मैंने पूरा टॉपिक वाइज में डाला है। ये टॉपिक वाइज हम लोग, मैंने आपको पहले बताया था कि जो एक टॉपर लड़का होगा उसकी एनालिसिस शानदार होगी। एनालिसिस, वो एग्जाम को पहले अंडरस्टैंड करेगा, एग्जामिनेशन अंडरस्टैंडिंग। वो एग्जामिनेशन की अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना, जिसने कभी या तो पास्ट में प्रिपेयर करा होगा, तो वो उसको इस बात की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमें सीरीज में लगाना, हर एक टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझना, और उसके हिसाब से अपनी जो एनर्जी है पढ़ाई की और जो अपना टाइम है उसको इन्वेस्ट करना होता है। तो वो हम लोगों ने जो अभी मैंने कर रखा है ये आपके लिए, ये वही हमने किया है कि आपका टाइम और एनर्जी बिल्कुल एक सही डायरेक्शन में जाएगी। बात समझ पा रहे हैं हमारी। तो ये मैं पूरा आपको दिखाऊंगा नहीं, लगभग 29 पेजेस हैं, तो बहुत समय लग जाएगा उसको दिखाने पे। आपको ये अपलोड कर दिया जाएगा, राइट। तो आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना, देख लेना कि आखिर कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं और कैसे एनालिसिस की जाती है किसी सब्जेक्ट की। और ये काम हमारा है, हमने आपके लिए कर दिया है। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो डायरेक्टली मैं आता हूँ पहले चैप्टर में। हमारा जो पहला चैप्टर है, तो मैं ये लास्ट पेज है इसका, लास्ट पेज के बाद ही मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसको। तो दिस इज द न्यू पेज हियर। ओके, सो वी विल डिस्कस हियर नाउ। चलिए अब आते हैं हम वेक्टर से स्टार्ट करेंगे कहानी। ओके, तो वेक्टर सभी जानते हैं, बचपन में पढ़ा था। वेक्टर एक्सक्यूज मी क्या सर। होता है? हाँ हाँ सर, ये जो रेक्टेंगल दिख रहा है ना, हाँ, इसी यदि के अंदर लिखना है ना? यदि हाँ बिल्कुल, तो पीडीएफ हाँ अच्छा आएगा, अदरवाइज जो हाँ, अपलोड करेंगे वो पीडीएफ अच्छा नहीं आएगा। एग्जैक्टली समझ गया, इसीलिए मैंने इसको जूम कर दिया है। ओके ठीक है, सर, ओके। अच्छा इसको जूम ना करें अगर, क्योंकि ऐसा ना हो कि जूम कर दिया हमने। नहीं नहीं, ठीक है, चलिए सही है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जूम हाँ, आउट जूम इन करें, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। बशर्ते जो भी हम लोग लिखें वो इस जो इसका फॉर्मेट दिख रहा है उसी में हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना सर? हाँ, रिकॉर्डिंग तो हमने स्टार्ट किया था। मनीष सर, यस सर, यस दिख सर, रहा है रिकॉर्डिंग? हाँ जी यस सर, सर। यस सर, हो हो रहा रहा है। है ना? चलिए ठीक है, यस सर। चलिए। सो चलिए, थोड़ा सा अभी हाथ ये बैठने में थोड़ा सा समय हो सकता है लगे, एक दो दिन, बाकी सही हो जाएगा। चलिए, तो वेक्टर क्या होता है सभी लोग जानते होंगे। वेक्टर के पास दो बातें होती है, एक क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, और प्लस डायरेक्शन होती है, वो वेक्टर कहलाती है। सिंपल सी डेफिनेशन है, जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, DIREC। ऐसी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन हो, दोज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। और सभी लोग जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी क्वांटिटीज हैं, जैसे कि फोर्स हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, मोमेंटम हो गया, मोमेंट हो गया, मोमेंट। ओके, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। और स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और उसमें आता है, जैसे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी, क्योंकि मैग्नीट्यूड केवल होगा। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटीज जो होती हैं, इसकी एनालिसिस, जैसे फोर्स के एनालिसिस, डिस्प्लेसमेंट, इन सब के एनालिसिस के लिए हमें स्पेशल टूल चाहिए होंगे, क्योंकि सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा लगेगा ही नहीं। जैसे फोर्स अगर 2 न्यूटन है और उसको डायरेक्टली हम 2 न्यूटन ऐड नहीं कर सकते, दो फोर्सेस हैं 2 न्यूटन के, डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, इसमें डायरेक्शन को रूल आ जाएगा। इसलिए सिंपल जो रूल्स हैं अलजेब्रा के, जो क्लास 10 तक हम लोग पढ़ते हैं, वो लगते ही नहीं है इसमें। इसमें स्पेशल रूल्स लगते हैं, और वही स्पेशल रूल्स हम सीखने जा रहे हैं।
इट इज बेसिकली मैथमेटिक्स, आप समझ लो। वो रूल्स हैं जिससे हम ये क्वांटिटीज को हैंडल करेंगे। हमारे सिलेबस में बस यही क्वांटिटीज हैं कुछ, राइट। इनको हैंडल करने के लिए मैथमेटिकल टूल है वेक्टर, बस इतना ही समझ लो। अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन की अगर बात करें, रिप्रेजेंटेशन, तो जैसे मान लो कोई एक वेक्टर क्वांटिटी है, मान लो लेट्स से एग्जांपल के लिए सब जानते ही हैं कि जैसे फोर्स है, तो फोर्स मैंने कहा कि भाई 20 न्यूटन है, तो 20 न्यूटन है और एट द सेम टाइम मुझे डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, अदरवाइज ये फोर्स वेक्टर ही नहीं कहलाएगा। ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, और एट द सेम टाइम मुझे क्या बताना पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। लेट्स से उसकी डायरेक्शन कुछ यूं है, ये हो गई डायरेक्शन। तो मैं वेक्टर को बताता हूं इस एरो के साथ, एरो की जो लेंथ होती है वो बताती है इसके मैग्नीट्यूड को, इसके मैग्नीट्यूड को ये बताएगा कौन, लेंथ। और जो हेड की डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होगा, ये हेड की डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपने बचपन में पढ़ी होगी। ये टेल कहलाता है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अच्छा, इसके बाद कोई वेक्टर है, लेट से हम नेक्स्ट पेज कर लेते हैं हम लोग, इसी में भी हमारे पास जगह है, ठीक है। लेट से कोई एक वेक्टर है, मैं ड्रॉ करना चाहता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक क्वेश्चन है लेट से कि पार्टिकल is situated at P पॉइंट है कोई, और इसका जो कोऑर्डिनेट है 3,2,9, लेट्स से ये कोऑर्डिनेट है। देन ड्रॉ पोजीशन वेक्टर, ड्रॉ पोजीशन वेक्टर, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लो पोजीशन वेक्टर अब क्या है, कौन सी कहानी है पोजीशन वेक्टर की, इस बात को हम लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। तो लेट्स से हमने एक वाई एक्सिस बनाया यहाँ पे, और हमने बनाया दूसरा एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसमें पोजीशन वेक्टर है, चूंकि मैंने 3 डायमेंशनल ले लिया यहाँ पे, तो 3 डायमेंशनल के लिए मुझे जेड वेक्टर भी चाहिए होगा, जेड डायरेक्शन भी चाहिए होगा, ऑब्वियसली जेड डायरेक्शन चाहिए होगा। तो पोजीशन वेक्टर अभी 2 ही डायरेक्शन फिलहाल ले लेते हैं, तीसरा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। मान लो कि अभी पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 2,3, और मैंने यहाँ से क्या कर दिया कि ये अभी फिलहाल, तो एक्स में मैंने 3 पॉइंट गया और वाई में मैं 2 गया, और इन दोनों का पॉइंट बन गया यहाँ पे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जा रहा। वाई में भाई 2 गए और यहाँ 3 स्टेप गए, यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट बना P3,2। अब मैं अगर पोजीशन वेक्टर कहूँ कि ये पोजीशन क्या है, इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, तो आपको इससे 0,0 लोकेशन, ये 0,0 है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है उस पॉइंट तक, ये रही। और ये जो है ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, बेसिकली ये कहलाएगा क्या, पोजीशन वेक्टर। ये लाइन जो है दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, इसको आर से डिनोट करते हैं हम लोग, आर वेक्टर, ये कहलाएगी पोजीशन वेक्टर। तो कभी भी पोजीशन वेक्टर पूछे तो आप समझ जाना कि कोई कोऑर्डिनेट है, उसका 0,0 से एक लाइन खींच देनी है, वही है पोजीशन वेक्टर। इस वेक्टर को लिखने का फॉर्म ऐसे होता है, आर वेक्टर इक्वल्स टू होता है 3 और इसमें 2। अब ध्यान देना 3 और 2 में क्या है, 3 है प्लस साइड, किस साइड है, एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस में। अब 3 इसका है मैग्नीट्यूड, दोस्तों देख लो, ये यहां से यहां 3 है मैग्नीट्यूड। तो आप ऐसे कलर चेंज करके थोड़ा सा हम बना दें इसको, तो आप 3 कह सकते हैं मैग्नीट्यूड। बेसिकली 3 यहां से यहां की लंबाई है, आप ये देख के ही पता चल रहा है ये 3 है, तो ये 3 इसका मैग्नीट्यूड है, राइट, ये वैल्यू है। और डायरेक्शन क्या है, तो एक्स की डायरेक्शन को बताने के लिए आई कैप नाम का एक टर्म यूज किया गया, आई कैप। तो 3 है मैग्नीट्यूड और आई कैप अगर लिख दूंगा तो ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये एक पूरा पूरा वेक्टर बन गया। ऐसे ही इसको प्लस कर देंगे, और 2 जे कैप, जे कैप क्या बताएगा भाई, यहां से आप 2 गए ऊपर, ठीक है, यहां से आप 2 गए ऊपर, और 2 जाके आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया, इसका मैग्नीट्यूड है 2 और डायरेक्शन क्या है, जे कैप। जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन होती है और आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन होती है। ये कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा पहले से, जिसको आइडिया नहीं है एक बार मुझे एक बार बता दो, तो मैं और थोड़ा इसको डिटेल में कर लूंगा। सभी को आइडिया है ये बात क्या? सर जी सर। ओके, सो ये बहुत ही सिंपल चीज है, क्लास 11th में हम लोग बहुत बेसिक चीज पढ़ा करते थे, वही है। आई कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका नाम है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। और जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, राइट। अब मैं अगला क्वेश्चन, तो ये हो गया, ये बस पोजीशन वेक्टर हो गई, कहानी खत्म, इसका किस्सा ही खत्म हो गया, बस आपको ये पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर देना। ऐसे मान लीजिए
कि मैं अगला यहाँ पे ले रहा हूँ क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में मैं पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, पॉइंट का कोऑर्डिनेट थोड़ा सा बदल रहा हूँ। जैसे लेट्स से मैंने पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्वेश्चन 2 में ले लिया है, 3 पॉइंट है, इसका 3,2,9। तो अब इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे? तो आप बोलेंगे 3 आई कैप। आई कैप क्या बता रहा है? एक्स डायरेक्शन को, और एक्स डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है? 3 प्लस 2 जे कैप। ये जे कैप क्या बता रहा है? वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है 2 प्लस 9। अब ये थर्ड पॉइंट जो है वो जेड डायरेक्शन को बताना चाह रहा है। जेड डायरेक्शन को बताने के लिए एक और हमने यूनिट वेक्टर नाम लिया, उसका नाम है के कैप। तो आई कैप, जे कैप, के कैप, इन तीनों का अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप, इन तीनों का अगर आप मैग्नीट्यूड देखेंगे तो तीनों का मैग्नीट्यूड होता है 1, क्योंकि ये कैसे वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड होता है इनका 1, क्योंकि ये कैसे वेक्टर है? मैग्नीट्यूड इनका 1 है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। इनका काम केवल और केवल डायरेक्शन बताना होता है। इन तीनों का काम केवल क्या होता है? ओनली शो द डायरेक्शन, शो द डायरेक्शन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई। अब मान लो आपको आपको कह रहा है, एक क्वेश्चन मान लो आपसे पूछा गया है। लेट मी चेंज द पेज। भाई मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, एक वेक्टर दे दिया लेट्स से। हाँ जी। सर पोजीशन वेक्टर पॉजिटिव मतलब प्लस में ही रहेगा? नहीं, नेगेटिव भी हो सकता है, तीनों नेगेटिव हो सकते हैं। मैं जैसे एक ले रहा हूं पोजीशन वेक्टर, -3 आई कैप प्लस 2 जे कैप और -10 के कैप। एक रैंडम मैंने कोई भी एक पोजीशन वेक्टर ले लिया यहाँ पे। ठीक है, रैंडम मैंने कोई पोजीशन वेक्टर ले लिया। अब मैंने पूछा, ये बताओ प्रोजेक्शन ऑफ above vector in the direction of पहला क्वेश्चन है x एक्सिस, दूसरा क्वेश्चन है इसमें y एक्सिस, और तीसरा क्वेश्चन है z एक्सिस। बताओ भला, थोड़ा सा सोच के बताना। इसका x एक्सिस में प्रोजेक्शन बताओ। एक क्वेश्चन पूछा था इस साल, और उसी के सिमिलर क्वेश्चन पूछ सकता है। बेहद आसान क्वेश्चन है। थोड़ा सा पिछली स्लाइड देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। -3। एग्जैक्टली -3। कोई इसमें काम झाम नहीं। पिछली स्लाइड अगर थोड़ा सा देख ले तो हमें समझ में आएगा। ये रहा भाई, इस पॉइंट का ये एक वेक्टर है आर वेक्टर। इसका एक्स में हमने क्या देखा? प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन क्या है? बेसिकली एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से सीधी लाइन ड्रॉ करो, यहाँ से ये कर दिया। अब देखो कितना आर का एक्स में कितना कंपोनेंट है? 3। तो ये जो पहला टर्म होता है, ये पहला टर्म क्या बताता है? पहला टर्म क्या बताता है? ये पहला बताता है एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन, और ये वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन। तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन देख के ही आंसर बता सकते हो सकता है आपसे ये बात पूछ ले। ठीक है, जैसे कि पिछले साल पूछा है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको देख के बता सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन का प्रोजेक्शन है -3, वाई डायरेक्शन का प्रोजेक्शन है 2, और जेड डायरेक्शन का प्रोजेक्शन है -10। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो यहाँ पे आंसर है -3, यहाँ पे आंसर है 2, यहाँ पे आंसर है -10। सीधे सीधे आप आंसर हाँ दे सकते हो डायरेक्टली आंसर। यही है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इन द डायरेक्शन। ये बहुत ही आसान वाला क्वेश्चन था। अब इसी तरह एक और बात यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कोई वेक्टर है, लेट्स से वेक्टर ए है। जैसे अभी पोजीशन वेक्टर को मैंने आर वेक्टर बोला, ऐसे कोई भी वेक्टर हो सकता है वेक्टर है। अच्छा भाई, इसको मैं इक्वल्स टू लिख सकता हूं कि ए एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्शन आई कैप प्लस ए वाई मतलब वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्शन जे कैप और प्लस ए जेड और के कैप। मतलब इस वेक्टर का एक्स डायरेक्शन का प्रोजेक्शन ये है, वाई डायरेक्शन का प्रोजेक्शन ये है, जेड डायरेक्शन का प्रोजेक्शन ये है। यहां तक की कहानी बड़ी आसान थी हमारी। अच्छा, अब मैं इसी चीज को, इस वेक्टर को पता है कैसे लिख सकता हूँ? ए वेक्टर को ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, और डायरेक्शन को मैं ऐसे कैप बना के शो कर सकता हूँ। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको बहुत ही गौर से आप लोग सुनिए, बढ़िया समझ में आ जाएगी। कोई भी वेक्टर है दुनिया का, उसको ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हमारा एक लिखने का तरीका हमारा हो सकता है। 1 सेकेंड, इसको मैं ब्रैकेट में बंद करना चाहता हूँ, सीधी लाइन में खींच नहीं पाऊंगा।
कोई भी वेक्टर है उसको हम ऐसे प्रेजेंट कर पाएंगे, कोई भी वेक्टर को हम ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वेक्टर कोई लिखो, उसका पहले आप मैग्नीट्यूड लिखो और फिर उसका क्या लिख दो, डायरेक्शन। तो ये पहला टर्म होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, और जो ये दूसरा टर्म होता है ये टर्म होता है डायरेक्शन। डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन बताता है इसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, जो वेक्टर ए की डायरेक्शन होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोल रहा हूं, वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है, बेसिकली वेक्टर ए की डायरेक्शन बताने वाला कौन है, ए वेक्टर। तो अगर क्वेश्चन पूछे कि यूनिट वेक्टर जो है इस वेक्टर ए का, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बोलोगे वेक्टर ए की डायरेक्शन होगी। अब मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड बता दोगे कि ए वेक्टर होगा। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो आपसे कभी कोई वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछे, मान लो कोई भी वेक्टर दे रखा है, लेट्स से कि ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, और उसी क्वेश्चन का मैं पूछ रहा हूं आपसे कि आप यूनिट वेक्टर बताइए, उसी क्वेश्चन का पूछ रहा हूं। ये कैसे लिख रहा है, कोई और भी लिख सकता है क्या इसमें? यस सर, एक्चुअली जिसने लिखा है उसी को ड्रॉ करना होगा, अदरवाइज एडवांस सेटिंग में जाके उसको इरेज करने का ऑप्शन आएगा सर। चलो अभी तो फिर हो गया, कुछ हटाते हैं, है ना। जैसे मैंने अगर ओके ऊपर वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा, ये ऊपर वाले क्वेश्चन ही में मैंने आपसे पूछ लिया कि चलो इसी का तुम बताओ, ये ऊपर वाले वेक्टर का, ये वाले पोजीशन वेक्टर का, पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर ही है, ऐसे फोर्स वेक्टर हो सकता है, ऐसे वेलोसिटी वेक्टर हो सकता है, कोई भी दुनिया का वेक्टर दे दे भाई, ऐसे ही फॉर्म में देगा वो। तो आपसे मैंने पूछा कि इस पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ, पोजीशन वेक्टर का यूनिट वेक्टर बताओ, तुम क्या करोगे इसी का? तो मैं क्या करूंगा इसका, मेरे पास कट करने का ऑप्शन हुआ करता था, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है। 1 नहीं होगा सर? क्या क्या बोल रहे हैं? 1? देख लेते हैं। नहीं नहीं, पोजीशन वेक्टर का मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, उस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड श्योरली 1 होगा, बट डायरेक्शन जो है अभी हमें देखनी पड़ेगी। तो चलो डायरेक्शन हम लोग देखते हैं। तो लेट्स, तुम आ जाओ भाई, तुम कहाँ गए यार, ये यहीं आ गया क्या? इसको उठा के रख सकते हैं क्या? नहीं यार, चलो लिखना ही पड़ेगा फिर से, या फिर छोटा करके कर सकते हैं यही काम, ठीक है। हाँ, ये लिख दिया हमने, ऊपर करके लिख देते हैं। हाँ, क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट क्वेश्चन आई एम आस्किंग हियर? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, किस डायरेक्शन के, किसका यूनिट वेक्टर पूछ रहा हूं मैं? आर वेक्टर का। कोई भी ये वेक्टर हो सकता है भाई, फोर्स वेक्टर हो सकता है, कुछ भी, यहाँ पोजीशन वेक्टर है, तो आर कैप पूछ रहा हूं। तो करना क्या पड़ेगा आपको, पहले तो आर वेक्टर लिख दो और डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर लिखना है, ये तुम्हारा काम है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर कैसे लिखेंगे, जैसे ये आर वेक्टर तो ऑलरेडी है, -3 i कैप +2 j कैप और -10 k कैप, ये तो बड़ा आसान काम था, इसको तो हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाई। अब हमें लिखना है मैग्नीट्यूड ऑफ, तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं, तो हम लोग स्क्वायर रूट कर देते हैं, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं जैसे आई जे के, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आप इमेजिन करो एक्स वाई जेड और तीनों एक्सिस क्या होंगी, परपेंडिकुलर। उनके जो कोफिशिएंट्स हैं, यहाँ पे -3 है तो -3 का स्क्वायर कर दो, प्लस इसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, और यहाँ -10 का स्क्वायर कर दो, कहानी खत्म। इसको सॉल्व कर लो, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा आर वेक्टर की डायरेक्शन में। ये बड़ा आसान काम रहा। तो यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर क्या होगा, उसी वेक्टर को लिखो और उसी के मैग्नीट्यूड को डिवाइड करो। मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, आई जे और के, तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन के जो कोफिशिएंट्स हैं, मतलब जो मैग्नीट्यूड्स हैं, इन मैग्नीट्यूड्स का स्क्वायरिंग करके उनका निकाल लो स्क्वायर रूट, बात खत्म हो गई। कैसे करते हैं ये मैं आगे आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत किसी को? आगे बढ़े? यस सर। ठीक है भाई, तो वी विल मूव, हटेगा कैसे, one second, hide floating meeting control। हाँ, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कहानी जो है 1.5 घंटे में खत्म नहीं होगी।
तो यहां तक रहा, हमने पोजीशन वेक्टर निकालना सीख लिया, हमने यूनिट वेक्टर निकालना सीख लिया, फिर हमने यूनिट वेक्टर निकालने के साथ साथ किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना सीख लिया। बहुत आराम से सीखा हमने कि मैग्नीट्यूड आखिर कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वेक्टर एडिशन के बारे में देखेंगे। तो वेक्टर जो है, वेक्टर के साथ क्या क्या हो सकता है? एक तो वेक्टर का एडिशन हो सकता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन हो सकता है, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, बट वेक्टर का डिवीजन नहीं हो सकता, ये डिफाइंड ही नहीं है, होता ही नहीं। तो वेक्टर का एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो अगर एडिशन सीख गए तो सब्ट्रैक्शन तो बिल्कुल आसान है, कुछ और उसमें खास बात नहीं है, एडिशन ही है, बस थोड़ा सा उसमें चेंज हो जाता है। और वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो होते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट कहलाता है, डॉट, और दूसरा होता है क्रॉस। क्रॉस। तो हम लोग पहले एडिशन सीखेंगे, तो हम लोग सीखेंगे वेक्टर एडिशन। अब वेक्टर एडिशन कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। लेट्स से कि एक वेक्टर है यहाँ पे, मैं मानता हूं कि एक कोई लड़का था, और ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, और कोई एक लेट्स से लड़का है, वो यहाँ से चलना चालू करता है और यहाँ से यहाँ पे चलता है, ऐसे चलता है एक्स एक्सिस में। ऐसे ही वो लड़का यहाँ से ऊपर की ओर जाता है वाई एक्सिस में। अब अगर आपसे पूछा जाए कि उसने डिस्प्लेस कितना किया, तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन हर आदमी को पता होगी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दो पॉइंट्स की, इनिशियल पॉइंट हमारा ये है, इनिशियल पॉइंट ये रहा, यहाँ से चलना चालू किया और फाइनली जहां पहुंचा, उन दोनों के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो हमने आपसे पूछा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आपने पहला वेक्टर ड्रॉ किया था जब लड़का यहाँ से यहाँ चला था, तो ये पहला वेक्टर था जब लड़का यहाँ से यहाँ चला था। लेट्स से कि इसकी यूनिट है 3 यूनिट्स चला, वो 3 यूनिट्स है, और ऊपर की ओर ये चला लेट्स से 4 यूनिट्स। ठीक है, 4 यूनिट्स चला। तो पहला वेक्टर ड्रॉ करेंगे आप ऐसे, ये पहला वेक्टर है। दूसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे आप ऐसे। तो अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल कनेक्टेड है, और दूसरे वेक्टर का जो हेड जहां खत्म होता है, ये जो फाइनली एक रिजल्टेंट आया है इसका 3 और 4, इनका रिजल्टेंट आया है ये वाला, ये वेक्टर इन दोनों का रिजल्टेंट है। आप ये बात फील करो, यहां से यहां बच्चा चला है, यहां से यहां चला है, और हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ये वाला, ये है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्ट, वन सेकेंड, जल्दी के चक्कर में ये कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, तो दो वेक्टर्स हैं, उनको जब ऐड करेंगे तो तीसरा ये वेक्टर आएगा जो कि 4 + 3 नहीं है, ये वेक्टर लॉज को फॉलो करेगा, और इसका नाम अगर ओ है, इसका नाम ए है अगर, तो ओ ए की वैल्यू जो होने वाली है वो होने वाली है 5। इसको राइट एंगल ट्रायंगल मान के और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये जो लॉ है जिसमें दो वेक्टर्स हैं और दो वेक्टर्स को ऐड करना है, जैसे मान लो पहला वेक्टर ये रहा, ठीक है, पहले वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर आपको दिया है, तो वेक्टर हमेशा साइन के साथ होगा ना भाई, वेक्टर हमेशा ऐसे होगा, ये देखो ये डायरेक्शन हो गई। दूसरा वेक्टर लेट्स से रैंडम डायरेक्शन में बना रहा हूं, लेट्स से कि ये रैंडम डायरेक्शन में दूसरा वेक्टर मैंने ड्रॉ किया। दो वेक्टर आपको दे दे, आपने दोनों वेक्टर को पहले तो ड्रॉ करना है। ड्रॉ कैसे करना है, पहले वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से कनेक्ट कर देना है। कोई भी पहला दूसरा इसमें ले सकते हो, सीक्वेंस की कोई इशू नहीं है। तो पहला वेक्टर आप कोई भी ले लो, मान लो इस वेक्टर का नाम दे दिया आपने वेक्टर ए, दूसरे वेक्टर का नाम दे दिया आपने वेक्टर बी। ऐसे ही कहानी यहाँ थी अभी, वेक्टर ए वेक्टर बी, यहाँ पे अच्छी बात ये थी कि परपेंडिकुलर ले लिया था, यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं लिया। इन दो वेक्टर्स के बीच में एंगल देखते हैं क्या होना चाहिए, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होगा। तो हम इस लाइन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, इस लाइन को थोड़ा सा और आगे ऐसे एक्सटेंड करेंगे। सर थोड़ा पीछे बता दीजिए ओ एज को। कौन सा वाला, पिछला वाला? यस सर। हाँ देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक बच्चा यहाँ से चला यहाँ तक गया, तो ये पहला वेक्टर हुआ, फिर यहाँ से ऊपर की ओर गया है, दूसरा वेक्टर हुआ। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो ओ ए वेक्टर होगा। कहने का मतलब ये ओ ए वेक्टर उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहाँ पे ये रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। बेसिकली आपने 3 और 4 को जोड़ा है, पर 3 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो 7 नहीं आएगा, यहाँ पे आ रहा है 5। यही तो इसकी खूबसूरती थी, यही तो हम बता रहे थे आपको कि वेक्टर एडिशन वेक्टर लॉस को फॉलो करते हैं, नॉर्मल अलजेब्रा लॉ नहीं फॉलो करते। आप 3 + 4 नहीं लिख सकते यहाँ डिस्प्लेसमेंट के लिए, आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी या फिर ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी। सिमिलरली मैं कह रहा हूँ कि कोई एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और इनके बीच का एंगल थीटा है। मैंने यहीं से थीटा क्यों लिया आगे बताता हूँ।
तो इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन होगी, दूसरा वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगी। तो आपको इन दो वेक्टर्स को रखना कैसे है, प्लेसिंग कैसे करनी है, तो पहले के हेड से दूसरे का टेल रखना है, और आपको इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट चाहिए। तो कैसे रिजल्ट, मतलब जोड़ना है दोनों वेक्टर्स को। तो वेक्टर ए को किससे जोड़ना है, वेक्टर बी को, यही क्या कहलाता है, रिजल्टेंट कहलाता है। ये बात समझ पाए आप लोग, रिजल्टेंट, दो वेक्टर्स को जोड़ना रिजल्टेंट कहलाता है। तो ये रिजल्टेंट पता है कैसे ड्रॉ होगा, कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, ये रिजल्टेंट ड्रॉ होगा। म्यूट योरसेल्फ प्लीज, जिनका भी आवाज आ रही है यहाँ पे, म्यूट योरसेल्फ, somebody please। हेलो मनीष सर, आप म्यूट नहीं कर सकते क्या? नो सर, एक्चुअली होस्ट आप हैं तो अच्छा यार, सर यहाँ से नहीं, ऊपर से ही आ रहा होगा। अरे वो मैंने हटा दिया था एक्चुअली, रिटर्न टू मीटिंग में। हाँ, तो कहाँ से होगा इसका म्यूट? सर पार्टिसिपेंट्स जो दिख रहे हैं सर, पार्टिसिपेंट हाँ, आई थिंक श्रेयांश का माइक ऑन है सर। म्यूट ऑल कर देता हूँ ना, सूर्यांश म्यूट ऑल कर दिया मैं, ठीक है। सर तो जैसे ये है, तो यहाँ हाँ। पर हम इसे रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, या फिर दोनों ही बोल देखो सकते हैं? रिजल्टेंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा फिलहाल, क्योंकि ये हमारा क्वांटिटी कौन सी लिया, डिस्प्लेसमेंट वाली क्वांटिटी लिया। हो सकता है फोर्स होता, तो फोर्स में क्या बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट फोर्स। यहाँ पे आप मोशन को बोलोगे तो मोशन में बोलोगे रिजल्टेंट मोशन, तो रिजल्टेंट मोशन ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ये खास बात है डिस्प्लेसमेंट की। तो आप वेक्टर, दो वेक्टर को ऐड करने को ही रिजल्टेंट बोलते हो, ये बात क्लियर हुई। अब ये रिजल्टेंट देखो शो कैसे किया है मैंने, हो जाएगा ना, मतलब अपन ने वेलोसिटी निकाली तो रिजल्टेंट वेलोसिटी, मतलब वो रहेगा रिजल्टेंट ही, उनका एडिशन रहेगा ना। एग्जैक्टली दोनों को ऐड करने का मतलब होता है रिजल्टेंट निकालना। ये बात समझ में आ गई? ओके सर। ओके, नाउ ये शो कैसे करेंगे, तो Hello, देखो sir. ये पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक कनेक्ट किया है, पहले के टेल से दूसरे को हेड कनेक्ट किया है, यही वेक्टर है a प्लस बी वेक्टर। दिस इज कॉल्ड a वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही जोड़ना कहलाता है। ये कोई नया वेक्टर बनेगा c वेक्टर, हमने निकाल लिया, हमने जोड़ना सीख लिया, यही ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर जो ये लॉ है, ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर ऐसे एंगल दिया। भाई 90 डिग्री में तो आपने आसानी से 5 बता दिया, आप बता के दिखाओ मुझे। इसकी यूनिट में 3 दे देता हूँ, इसको 4 दे देता हूँ, बड़ा डिफिकल्ट है हम निकालना। एंगल भी मान लो 30 डिग्री दे दूं, बड़ा डिफिकल्ट है निकालना। तो इसलिए हम इस लॉ का इस्तेमाल इन केसेस में नहीं करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही बेसिक कुछ केसेस हैं जहां पे इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो उसको देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जहां पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ ये तो हट जाएगा। हेलो सर, हाँ हाँ, actually someone saying please use English sir. अच्छा Actually अच्छा someone message me. अच्छा Yes, sir. अच्छा, सो लेट मी यूज द इंग्लिश। इसको यार किनारे कहाँ करें हम, ये किनारे नहीं हो रहा, तो फिर कोई चालू कर देगा ऐसे। हाइड नेम्स ऑफ एनोटेशन फ्लोटिंग मेकिंग कंट्रोल। कोई दिक्कत नहीं सर, वो यदि ऊपर रहेगा भी ना तो पार्टिसिपेंट को शो नहीं होगा। Actually, I want to add the pages. So now, ओके ओके। थीटा अगर 30 डिग्री किया था तो हम उसमें हाँ। कौन सी वैल्यू लेंगे, साइन कॉस टेन? अभी देखते हैं वो, मतलब मैं कह रहा हूं कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, राइट। यू हैव टू ड्रॉ द ट्रायंगल विद एंगल्स, राइट, यूजिंग प्रोटेक्टर, एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू conclude. It is time consuming basically. Okay, so now I'm giving you some basic methods. Before giving the basic method, let me discuss about the triangle law. One more thing, two more things. Let's say, suppose there is a vector here. Let's say there is a vector here. This is the vector. This is one vector, okay, and this vector is of this direction. The direction is, let's say, it is having the rightward direction, okay. The unit is, let's say, 10 units. This vector is having 10 units. And suppose second vector is there and it is having in the opposite direction, it is of opposite direction. This is the opposite direction, okay. Now I have drawn the other vector. Now I want to get, the unit is same 10 units. I want to get the resultant of these two vectors. Let's say it is a vector, let's say it is b vector. Tell me what will the resultant here, r vector. You have to plus a vector plus b vector. So what we did Zero. in the zero, exactly. What we will do earlier, what we have done here,
earlier we did, we have drawn first vector. From the head of first vector we have drawn the tail of second vector and in the same direction, जैसे यहाँ पे b direction दिया है, so we will draw like this, opposite direction. So this vector will overlap, basically this is overlapping and the direction becomes this, ये डायरेक्शन आ गई. तो क्या किया हमने बेसिकली, अगर पैरेलल में बगल से ड्रॉ करें, क्योंकि ये तो मैश हो गया एक दूसरे के साथ, तो एक वेक्टर ऐसे ड्रॉ करेंगे हम लोग, देन उसकी डायरेक्शन ड्रॉ करेंगे, देन वी विल ड्रॉ सेकंड वेक्टर. कैसे वेक्टर सेकंड वाला ड्रॉ होगा, फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल रहता है, ये हमने देखा था, ये अब हमने ड्रॉ कर दिए, ये है रहेंगे ओवरलैप. मैं बगल से दिखा रहा हूं ताकि आपको दिखाई दे, ये ओवरलैप्ड है और ये दूसरा वेक्टर हो गया, दोनों की लेंथ सेम है इसलिए ऐसा हो गया. अच्छा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को कनेक्ट किया था पिछले वाले में, अगर आपको याद हो, फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड को ऐड किया था, ये हमने ऐड कर दिया. आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कोई एडिशन है नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी लेंथ है नहीं, इसलिए दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 0. तो अगर इफ टू वेक्टर्स हैविंग द एंगल, एंगल कितना होगा, अगर दो वेक्टर से उनके बीच का एंगल है पाई रेडियन, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि वेक्टर घट जाते हैं, वेक्टर घट जाते हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो यहाँ से कंक्लूजन निकला. और अगर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0 रेडियन, तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर डायरेक्टली आ जाता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. कैसे, मान लो पहला वेक्टर कौन सा था, ये वाला वेक्टर है, ये पहला वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में है. लेट्स से कि दूसरा वेक्टर भी क्या है, सेम डायरेक्शन में. मैंने दूसरा वेक्टर बगल से ड्रॉ करूंगा, और तो क्या करूंगा, पहले वेक्टर के हेड से दूसरा वेक्टर का क्या करेंगे हम लोग, टेल कनेक्ट करेंगे. ये हमने कनेक्ट कर दिया और ये हमारा क्या हो गया, दूसरा एरो बन गया. तो ये वेक्टर ए है लेट्स से और ये वेक्टर बी है, दोनों वेक्टर्स हो जाएंगे ऐड, रिजल्टेंट क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. कोई दिक्कत नहीं है. तो अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल अपोजिट है तो दोनों घटेंगे, और अगर 0 डिग्री है तो जुड़ेंगे, और अगर 90 डिग्री है, इफ देयर इज अ एंगल ऑफ 90 डिग्री, सो वी विल यूज पाइथागोरस थ्योरम. ये तीन ही केस है जहां पे ये वाला ट्रायंगल लॉ यूज होगा, बहुत आसान है. बाकी सारे केसेस में कोई भी ट्रायंगल लॉ यूज नहीं करना वेक्टर एडिशन के लिए. बात समझ पाए आप लोग, एवरीबॉडी क्लियर? यस सर. ओके सर एक बार और. हाँ देखो, अब एक बार और समझेंगे पॉलीगॉन लॉ के थ्रू. पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ क्या कहता है कि देयर आर लेट्स से सेवरल वेक्टर्स आर देयर. लेट्स से मैं एक फोर्थ वेक्टर ले लेता हूं, मैं एक यहाँ पे एक ब्लॉक ले लेता हूं, यहाँ पे लेट्स से वी आर टेकिंग अ ब्लॉक हियर, लेट्स से दिस इज द ब्लॉक हियर. ओके, नाउ let's say this is the block and I am applying a lot of forces here in this block. So let's say the first force is in this direction. Okay, I will show the arrow. Second force is in this direction, third force is in this direction, fourth force is in this direction, fifth force is, let's say, in this direction. Okay, I am taking these directions randomly. Okay, so this is the first force direction, this is the first force direction, second force direction, third force direction, fourth force direction, and fifth force direction. Now this is vector A, let's say, this is vector B, vector C, vector D, vector E. These are vectors. Now we have to add all the vectors, means find the resultant, find the resultant. Now vectors are not given here, just I have shown the vectors and with the direction. What we'll do with the polygon law, polygon law is used when the vectors are more than of 2. Okay, so the polygon law is basically, triangle law is the subset of polygon law. Triangle law having only 2 vectors and polygon law having more than of 2 vectors. क्या करेंगे हम, so we will draw any one of the first vector, we will take any one vector as a first vector. कौन सा लेना चाहते हैं, c वेक्टर ले लें. लेट्स से हमने c ले लिया, हमने c वेक्टर पहला वेक्टर ले लिया, ठीक है ना, यहीं पे ड्रॉ कर दें हम. चलो यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, तो सी वेक्टर को मैंने पहला वेक्टर ले लिया. टेक द डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन हो गई और मैग्नीट्यूड कितना है जो उसकी लेंथ होती है, ये डायरेक्शन हो गई, ये मैग्नीट्यूड होगा. तो इसको उठा के डायरेक्टली यहाँ मैंने रख दिया, पैरेलली ट्रांसलेट करके. पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर इज अलाउड, देयर इज नो इशू. दूसरा कौन सा वेक्टर आप लेना चाहते हैं, मैंने सी वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, देयर इज नो इशू. अब दूसरा वेक्टर कौन सा लेना चाहते हैं आप ही बताइए, हम कौन सा ले लें हम दूसरा वेक्टर. डी.
डी ले लेते हैं, डी की डायरेक्शन और प्लस मैग्नीट्यूड सेम लेना पड़ेगा, ये ले लिया मैंने डी वेक्टर। तीसरा कौन सा लेना चाहते हैं? बी लेना चाहते हैं, बी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन साथ में ड्रॉ करना पड़ेगा। थोड़ा मेरी हैंडराइटिंग सही आ रहा है, समझ लेना कि स्ट्रेट लाइन है। बी हो गया। फिर आप ए वेक्टर लेना चाहते हो, लो ये ए वेक्टर है। उसके बाद अगला वेक्टर सबसे ऊपर वाला ई वेक्टर था, उसको लेना चाहते हो, ये ले लो, अगला वेक्टर है ई वेक्टर है। ये डी वेक्टर है, ये डी नहीं ए वेक्टर है। कोई वेक्टर बचा क्या? अभी सारे वेक्टर ड्रॉ हो गए क्या? सारे वेक्टर ड्रॉ हो गए। हमने किया क्या? पहला वेक्टर किया, वी हैव ड्रॉन फर्स्ट वेक्टर, फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर वी हैव ड्रॉन सेकंड वेक्टर, फ्रॉम द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर वी हैव ड्रॉन थर्ड वेक्टर, एंड वी आर डूइंग दिस इन दिस मैनर, राइट? तो ये आप कब तक कर सकते हैं? जितने वेक्टर हो, कोई इशू नहीं। We are adding basically vector. So what we'll have to do, we need direction plus magnitude so that we can draw these all vectors, right? Finally, the resultant vector will be what? क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्या होगा रिजल्टेंट? तो फर्स्ट वेक्टर जहां से स्टार्ट किया था ड्रॉ करना और जहां एंड किया ड्रॉ करना, ये दो पॉइंट्स देखो, और जहां खत्म किया हमने उसका जो हेड है और जहां से चालू किया था उसका टेल है। तो इस टाइप से एक नया वेक्टर ड्रॉ कर दो। और कैसा ड्रॉ करना है? जहां से स्टार्ट किया था वहां उस वेक्टर का टेल होना चाहिए और जहां खत्म किया उस वेक्टर का हेड होना चाहिए। यही रिजल्टेंट वेक्टर होगा इसका। कोई डाउट किसी को तो पूछो। यही रिजल्टेंट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड इसकी लेंथ बताएगी और डायरेक्शन इसकी बता ही रही है ये वेक्टर। कोई दिक्कत किसी को? Sir, we can take in any order. यू कैन टेक एनी ऑर्डर, ऑर्डर डजंट मैटर। इसीलिए मैं आपसे ऑर्डर पूछ रहा हूँ बार बार। बात समझ में आई? तो मतलब हाँ? जो बाकी जैसे मान लीजिए जो बी डी ई वेक्टर्स हैं, हाँ, इसका इसमें कुछ इफेक्ट डालेगा क्या? ये रिजल्टेंट हमेशा सेम आएगा और सेम डायरेक्शन आएगा, सेम आएगा, सेम डायरेक्शन आएगा। ऑर्डर डजंट मैटर। दिस डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड विल बी सेम, ऑर्डर डजंट मैटर। बात समझ पाए मेरी? मैं बार बार बोल रहा हूँ। रिपीट कर दीजिए। ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स ड्राइंग doesn't matter, Okay. right? R will be same, R will be same. अब इसमें एक इंटरेस्टिंग केस बनता है। मान लो ये पूरे के पूरे फोर्स इस टाइप से लग रहे हैं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन में हो। ये वर्ड्स मैं इसलिए यूज कर रहा हूं बिकॉज मुझे लगता है कि आपने अभी थोड़ा थोड़ा तो पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा अपने इंजीनियरिंग के दौरान, इसलिए मैं ये वर्ड्स यूज कर पा रहा हूं। तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, इफ रिजल्टेंट इज जीरो, देन क्या होगा? बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में होगी, रेस्ट में। हाँ, तो आइदर इक्विलिब्रियम में होने का मतलब है आइदर रेस्ट में होगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगी, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। आइदर रेस्ट में होगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन में होगी। मैकेनिक्स में ज्यादातर केसेस में रेस्ट में रहेगा। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसमें क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगा कि ओपन पॉलीगॉन बनेगा? ये बताओ। अगर सारे वेक्टर्स को ड्रॉ कर दो तो ये क्लोज्ड पॉलीगॉन बन जाना चाहिए था, तो रिजल्टेंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता? जीरो हो जाता। मेरी बात समझ पा रहे हो? जीरो हो जाता। तो क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगा। कैसा बनेगा? क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगा। तो कहीं भी अगर क्लोज्ड पॉलीगॉन बना है, क्या समझ जाना है कि उसका क्या है? रिजल्टेंट जीरो है। बॉडी किसमें है? इक्विलिब्रियम में। बात समझ पाए? बोलो हाँ ना? यस सर। ठीक है, अच्छा चलो बस इसका कार्यक्रम यही खत्म होता है। अब मैं बताता हूं आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है, हाँ जी Sir, if we take different order, we will not get closer to polygon, no, sir. if you are taking different orders and if net forces are zero, then the polygon will always remain closed. It doesn't matter what order you are taking. This is my guarantee. Can you explain with the magnitude? Because we have to draw. अगर ऐसा कुछ है तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है? मेरी आप इस बात को भरोसा कर लो। जस्ट इट इज टाइम कंज्यूमिंग, वी हैव टू ड्रॉ बाय प्रॉपर स्केल एंड ऑल। तो मेरी बात को इस भरोसा कर लो, ऑर्डर डजंट मैटर। ओके सर, इस बात का आप भरोसा कर लो। अगर क्लोज्ड पॉलीगॉन है, हाँ जी सर
अगर Yes, सर yes. क्लोज पॉलीगॉन है बाई चांस, है ना, हाँ हाँ, अपन अगर ओपन नीचे लेते हैं तो कहीं वो ओपन पॉलीगॉन तो नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। अगर नेट फोर्स 0 है तो हमेशा कैसा पॉलीगॉन होगा? क्लोज्ड। कितने भी फोर्स आप ले लो, किसी भी ऑर्डर में ले लो। ये इंटरेस्टिंग बात है, कई बार आप लोगों को भरोसा नहीं होता इस बात पे, बट चूंकि ये सर मैकेनिक्स ऐसे का है। हाँ सर हाँ ऐसे क्वेश्चन डाल दीजिएगा ग्रुप में, हम लोग लगाएंगे। हाँ हाँ, एग्जैक्टली हम लोग बताएंगे आपको, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आपको आज डालेंगे, एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। एक हेक्सागोन का क्वेश्चन है मेरे पास, मैं आपको शेयर करता हूँ ग्रुप में। ओके, नाउ लेट्स से नेक्स्ट पेज। ओके, मैं वेक्टर एंगल के बारे में थोड़ा सा चर्चा करने वाला हूँ। वेक्टर एंगल, वेक्टर एंगल क्या होता है? सपोज देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। लेट्स से दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, वेक्टर बी। ओके, तो आपको वेक्टर एंगल अगर निकालना है तो वेक्टर को टेल टू टेल कनेक्ट करो। हमेशा कैसे कनेक्ट करो? टेल टू टेल। और जो उनके बीच में छोटा वाला एंगल है वही वेक्टर एंगल कहलाता है। तो कनेक्ट टू वेक्टर्स, या तो आप टेल टू टेल कनेक्ट करो, टेल टू टेल, और या फिर हेड टू हेड कनेक्ट करो, हेड टू हेड। जो स्मॉलर एंगल होगा, द स्मॉलर एंगल विल बी क्या होगा? विल बी वेक्टर एंगल। इसमें कोई डाउट? मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स अगर पूछा जाए कभी भी हमारे फिजिक्स में, सॉरी इस मैकेनिक्स में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स में बोल दूं तो आप समझ जाना कौन से एंगल की बात कर रहे हैं आप। Smaller angle. आप बोलोगे सर वेक्टर एंगल की बात कर रहे हैं। और वेक्टर एंगल ऑलवेज कब डिफाइन होता है? जब या तो दो वेक्टर्स टेल टू टेल कनेक्टेड हो या फिर हेड टू हेड कनेक्टेड हो। अब थोड़ा सा मैं पिछली स्लाइड में आ रहा हूं। मैंने वहां पे थीटा एंगल जो लिया था ट्रायंगल लॉ वाले में, ये यहां पे लिया था, याद है? तो क्या करो, इस वाले ए वेक्टर को आगे खिसकाओ, सेम वेक्टर को आप पैरेलल ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो जैसे ए वेक्टर को आप आगे की ओर इमेजिनरी वेक्टर बनाओ, ए वेक्टर यहां बन जाएगा। तो क्या टेल टू टेल ए और बी दोनों वेक्टर टेल टू टेल कनेक्टेड हो जाएंगे? कितने लोग ये इमेजिन कर पाए? भाई इस वेक्टर को आप इमेजिन करो कि मैंने उठा के और यहां रख दिया है बगल में, और इसका टेल ये वाला पॉइंट रख दिया है यहाँ इस पॉइंट पे। तो ऐसे कुछ बन जाएगा। ये वेक्टर इमेजिन किया है मैंने बस। तो क्या ये वेक्टर एंगल कहलाएगा? कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? नहीं आई सर। Yes, भाई sir. Yes. भाई ये वेक्टर एक है, दूसरा वेक्टर ये है। देयर आर टू वेक्टर्स, वी हैव टू कनेक्ट दीज टू वेक्टर्स टेल टू टेल। व्हाट आई विल डू, आई विल पुट दिस वेक्टर ए, तो ये वेक्टर सेम टू सेम उठा के और यहां पे रख देंगे। ये वेक्टर रख दिया मैंने, यही तो ए वेक्टर है। इमेजिनरी Yes. रखा है मैंने, रियल में नहीं रखा है। तो ये देखो क्या टेल टू टेल दोनों वेक्टर कनेक्ट हो गए हैं। ए और बी दोनों कैसे कनेक्ट हो गए? टेल टू टेल। ये एंगल है वेक्टर एंगल। बात क्लियर हुई? कोई डाउट? ओके, अब मैं ऐसे करेंगे सर, हाँ, अपन क्या? मतलब हेड से टेल को करते हैं। नहीं कनेक्ट हेड से टेल कर रहे हैं भले, बट वेक्टर एंगल थीटा हमेशा किसको लिखेंगे? टेल टू टेल या फिर हेड टू हेड। टेल टू ओके टेल सर। या फिर हेड टू हेड। लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेके यहाँ पे और इस बात को क्लियर कर देता हूँ। लेट्स से कि एक वेक्टर ऐसे रैंडम किसी भी डायरेक्शन में मैंने ड्रॉ कर दिया, राइट। एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा मैंने एक और वेक्टर ड्रॉ कर दिया रैंडमली, ये ड्रॉ कर दिया। चलो, अब मुझे इनके बीच का वेक्टर एंगल चाहिए। क्या करेंगे? आप बोलोगे सर इस वेक्टर को, आप किसी भी वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेशन अलाउड होता है। पैरेलल ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर अलाउड। ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? अलाउड होता है। ये बात समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? मतलब इस वेक्टर की ये डायरेक्शन मत बदलो, इसको ऊपर नीचे या फिर इसकी एक्सिस में आगे पीछे कर सकते हो, देयर इज नो इशू। इस वेक्टर की डायरेक्शन मत बदलो, मतलब इसको एंगल में मत घुमाओ। आप या तो इस वेक्टर को इधर और इधर चला लो, या फिर इस वेक्टर को आगे और पीछे चला लो, एंगल में मत घुमाओ। बस बात समझ पाए मेरी? तो ये अलाउड होता है, बस घुमाना नहीं है, अदरवाइज डायरेक्शन ही बदल जाएगी। तो इस वेक्टर को क्या मैं यहाँ पे ले आके, ये जो पिछला इसका हिस्सा है, क्या यहाँ पे ले आके इसको रख सकता हूँ ऐसे, सेम वेक्टर को ऐसे? बिल्कुल। बिल्कुल, ये वेक्टर एंगल कहलाएगा। ठीक है, बात समझ पाए? अच्छा, क्या यही जो वेक्टर अभी हमने बनाया है, ये जो इधर उठा के लाया, क्या इसको ऐसे रख सकते थे हम? ऐसे ऐसे भी तो रख सकते थे इस वाले को। इस वाले वेक्टर को क्या हम ऐसे भी रख सकते थे पीछे की ओर? देखो ऐसे, सॉरी ये लेकिन फिर हेड से टेल हो जाता ना। नहीं, हेड से टेल नहीं, मैं हेड टू हेड कनेक्ट करना चाहता हूं। तो इस वाले वेक्टर को यहां रखा, इस वाले को यहां रखा, और ये वाले को यहां रखा।
ये Head to head. ये हेड टू हेड कनेक्ट हुआ। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। बात समझ पाए मेरी? इसको बढ़िया से आप लोग ड्रॉ करिएगा। सर दोनों सेम होगा क्या एंगल? दोनों सेम होगा भाई, अपोजिट एंगल होंगे भाई। हेड टू हेड कनेक्ट करो चाहे टेल टू टेल करो, वेक्टर एंगल सेम आएगा। इसीलिए तो मैंने अभी बोला था पिछले स्लाइड में कि आप आइदर यू कैन कनेक्ट टेल टू टेल और हेड टू हेड, द एंगल थीटा विल बी सेम। एंड स्मॉलर एंगल लेना है, बाहर से भी नाप सकते थे, बाहर वाले को नहीं लेना है, स्मॉलर एंगल लेना है, ये हो जाएगा वेक्टर एंगल। कोई इशू किसी को? इज देयर एन इशू? No. चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक लॉ है दैट इज कॉल्ड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिससे जो हमारे काम में आएंगे इन फ्यूचर। ठीक है, सो वी विल सी द पैरेललोग्राम लॉ। देखो कैसे होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, अब इस बात को थोड़ा सा इसका लॉ प्रूव भी कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है ये काम में आ जाए आपके कभी। देखो मान लो ये केवल कितने वेक्टर्स के लिए वैलिड है? केवल 2 वेक्टर्स के लिए। तो सपोज देयर इज वन वेक्टर, इसका नाम दे देते हैं वेक्टर ए। एक दूसरा वेक्टर यहाँ पे है, लेट्स से किसी एक रैंडम एंगल ले लिया मैंने, ये ले लिया रैंडम एंगल, ठीक है ना, और इसका नाम है वेक्टर बी। ठीक है, इनके बीच का ये एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा? यही तो है वेक्टर एंगल थीटा, कोई इशू नहीं है। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है कि इफ देयर आर 2 वेक्टर्स आर देयर, वी हैव कनेक्टेड बोथ वेक्टर्स टेल टू टेल। Now we will draw first vector parallel to this vector। A वेक्टर के एक पैरेलल वेक्टर B वेक्टर के टेल से कनेक्ट करो। ये लो ऐसे कर दो, पैरेलल करना है बिल्कुल। A वेक्टर के पैरेलल है और सेम लेंथ है, जो लेंथ A वेक्टर की है वही लेंथ इसकी है, बट A के पैरेलल भी है, एट द सेम टाइम B के किससे स्टार्ट है? हेड से स्टार्ट है। सिमिलरली A के हेड से B के पैरेलल दूसरा वेक्टर ड्रॉ करना है एंड द लेंथ मस्ट बी सेम, द लेंथ मस्ट बी सेम। तो क्या करेंगे हम लोग? वी विल ड्रॉ द अनदर वेक्टर हियर, इसका नाम क्या है? वेक्टर बी। क्या किसी को डाउट कहीं यहां तक? क्या ऐसा कर सकते हो? कोई भी 2 वेक्टर्स हैं, हमने क्या किया? बी वेक्टर के पैरेलल एक ड्रॉ किया और ए वेक्टर के पैरेलल ऐसे ड्रॉ किया, पैरेललोग्राम बन गया। कोई दिक्कत? सर डायरेक्शन डायरेक्शन वही है ना, देखो बी की जो डायरेक्शन थी तो वो ये बी वाली डायरेक्शन ले लिया ऊपर की ओर, ए की जो डायरेक्शन थी ए वाली ले लिया, ये ले लिया। तो दिक्कत क्लियर? ओके सर। ए वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, वही डायरेक्शन यहाँ ले लिया। बी वेक्टर की डायरेक्शन ऊपर की ओर थी, वही डायरेक्शन यहाँ ले लिया। इसका जो डायगोनल है दोस्तों, इसका जो डायगोनल है, दैट डायगोनल इज बेसिकली द रिजल्टेंट ऑफ दीज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। This diagonal is basically the direction of resultant of A vector and B vector, और जो डायरेक्शन होगी वो इधर की ओर होगी। डायरेक्शन क्या होगी? इधर की ओर होगी। कोई इशू किसी को? ये होगा ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। ये डायरेक्शन है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। मतलब आप R वेक्टर को लिख सकते हो वेक्टर A प्लस वेक्टर B। कोई दिक्कत किसी को? नहीं होनी चाहिए। अब हमें यही निकालना है, वी हैव टू डिटरमाइन दिस रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? एक थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने का काम करेंगे। तो वी विल एक्सटेंड दिस वेक्टर हियर, ऐसे एक्सटेंड करेंगे और ऊपर से एक नीचे की ओर हम लोग क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ तक कोई किसी को इश्यू नहीं है, किसी को कोई इश्यू नहीं है। ये किसकी वैल्यू है? ये राइट एंगल ट्रायंगल। देखो भला, इसका नाम दे देते हैं हम लोग O, इसका नाम है स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c और स्मॉल d, ऐसे नाम दे देते हैं, स्मॉल डी। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को देखो ए बी सी, इस ट्रायंगल में, अच्छा ये वाला ट्रायंगल है ओ सी बी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल है। इसमें ये वाला एंगल थोड़ा गौर से देखो, सी दिस एंगल, ये एंगल जो है वेक्टर ए से रिजल्टेंट का एंगल है, इसको अल्फा दे देते हैं। तो अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, ये है एंगल ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम वेक्टर ए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं। एंगल ऑफ आर वेक्टर मतलब रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम ए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अल्फा समझ में आ गया? तो क्या ये भी अल्फा होगा? एग्जैक्टली ये भी अल्फा होगा, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बार बड़ा ट्रायंगल देख लो। अरुण आप इसको मिटाओ यार, आपका वो मार्कर चालू हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ट्रायंगल है, बड़ा वाला ट्रायंगल, इसका नाम है ओ बी सी।
इसमें अगर आप आर वेक्टर देखोगे, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर क्या होगा, तो बोलोगे सर आर वेक्टर जो होगा इसका स्क्वायर जो होगा आर वेक्टर का, वो हो जाएगा बीसी का स्क्वायर, स्मॉल बी है, स्मॉल बीसी स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल है ओ बी स्क्वायर। और जो बीसी है गौर से अगर देखोगे तो बी का कौन सा कंपोनेंट है, बी का कौन सा कंपोनेंट है, तो ये, अच्छा ये भाई अल्फा नहीं है यार, हमने थोड़ा सा गलती कर दी, ये अल्फा नहीं है, ये थीटा है। ये क्या है, थीटा है, ये अल्फा थोड़ी यार, ये एंगल है ना, ये थीटा है। तो ये क्या बन गया, बी साइन थीटा, ये बन गया बी साइन थीटा। कंपोनेंट बांट लेते हैं क्या आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है कंपोनेंट बांटने में। बी कॉस थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये वाली लेंथ जो थीटा के साथ लगी रहती है वो कॉस कंपोनेंट होता है, और जो थीटा से दूर रहती है वो साइन कंपोनेंट होता है। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, अलग से मुझे बताना पड़ेगा नहीं। सर थोड़ा बता दीजिए उसके बारे में। चलो इसको मैं नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ। जैसे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। सर थोड़ा पीछे का समझा दीजिए। पीछे वाला मतलब, हाँ ये वाला सर, पैरेललोग्राम वाला। अभी अभी आ रहे हैं हम, थोड़ा सा कंपोनेंट निकालना थोड़ा सिखा दें, देन हम लोग करते हैं, ओके ठीक है ना। तो ये इसी में समझा रहे हैं इस पेज में, राइट। तो लेट्स से कि आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, लेट्स से कि हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया, कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ये हो गया पहला, दूसरी साइड हो गई ये, और तीसरी साइड हो गई ये, ठीक है। मान लो इसकी लेंथ, या इस वाले की लेंथ है एल, इसकी लेंथ है लेट से एल, और यहाँ पे एंगल थीटा है, तो ये लेंथ कितनी होगी बता सकते हो, और ये लेंथ कितनी होगी, L cos अंडर theta, रूट L sin theta. हैं? हाँ कितना, अंडर रूट, अगर आप ए और बी मान रहे हैं तो अंडर रूट हाँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। थीटा के फॉर्म में, थीटा के फॉर्म में। L एक काम cos करो, थीटा और L sin थीटा। हाँ साइन थीटा क्या होगा, इसका नाम दे देते हैं हम लोग ए बी सी, तो AC। साइन, तो साइन थीटा क्या होगा, ए सी अपॉन एल, तो ए सी की वैल्यू क्या बनेगी, एल साइन थीटा, ये बनेगा ना। तो ए सी ये डायरेक्टली है, इसको मैं एल साइन थीटा लिख दूं, यही है ना। हाँ अच्छा कॉस थीटा क्या बनेगा, आप बोलोगे सर बेस क्या है यहाँ पे, ए बी अपॉन एल, तो ए बी की वैल्यू क्या बनेगी, एल कॉस थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझ में आ गया, एल कॉस थीटा। तो जहां से एंगल लगा रहता है वो पास, जो पास है वो कॉस है, और दूसरा वाला क्या है, साइन है। किसका, इसका कंपोनेंट है बेसिकली, इसका ये कौन सा कंपोनेंट है, ये कॉस कंपोनेंट है, और ये कौन सा कंपोनेंट है, साइन कंपोनेंट। कोई इशू, सभी को समझ में आ गया, क्योंकि ये बहुत काम में आने वाला है, इतना ज्यादा काम में आएगा, बार बार मैं लिख दूंगा ऐसे ही, कोई दिक्कत नहीं। पीछे चले, अब इसमें ट्रायंगल देखो भला, ए बी सी ट्रायंगल देखो भला, ए बी सी, इस ट्रायंगल में देखो ये बी है, इस बी का एक कंपोनेंट आएगा यहाँ साइन कंपोनेंट, क्योंकि थीटा से दूर वाला साइन होता है और थीटा के पास वाला कॉस होता है, ऐसा ही था, बोलो हाँ ना। हाँ यस हाँ। सर। तो आर वेक्टर एक स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, बीसी की वैल्यू क्या है, देखो बीसी की वैल्यू क्या है, बोलोगे सर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, अरे बी साइन थीटा, और ओबी की जगह क्या लिखोगे, ओ से लेके बी, ये पूरी लेंथ है, तो आप लिख सकते हो ओ ए प्लस ए बी। ओ ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए वेक्टर है, और ए बी की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा है, इसका होल स्क्वायर बन गया। इसको ओपन कर दो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये ऑलरेडी रखा है, तो यहाँ पे जो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है, उसकी फॉर्मूला रटना पड़ेगा आप लोगों को, वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या कहलाता है, वेक्टर एंगल, थीटा क्या कहलाता है, वेक्टर एंगल। ये फॉर्मूला कितने लोगों को ऑलरेडी याद है, मुझे याद है। हाँ, ये फॉर्मूला रट लेना है अच्छे से, अपने दिमाग में, अपने खून में बसा लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दो वेक्टर्स कोई भी दिए हैं, देयर आर सपोज टू वेक्टर्स आर देयर एंड थीटा इज द, क्या फॉर्मूला से कौन सी कंडीशन में यूज होगा ये,
हाँ वही बता रहे हैं, देयर आर टू वेक्टर्स आर देयर एंड टू वेक्टर्स हैविंग द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज थीटा, दैट इज कॉल्ड वेक्टर एंगल. सो द रिजल्टेंट ऑफ दोस टू वेक्टर्स द मैग्नीट्यूड विल बी दिस वन. सर हाँ ए वेक्टर अगर माइनस में दिया है तो क्या वहां पर 2 × में क्या माइनस आएगा? ए वेक्टर अगर माइनस में दिया है, -5 दिया है, -5 दिया है ए वेक्टर, यहाँ से स्क्वायरिंग हो जाएगी, ये वाला हाँ, माइनस वहाँ लग पर जाएगा. हाँ बात यहाँ तो लिखा जाएगा। अगर हाँ, आपने मैग्नीट्यूड लगाया तो मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगा कि 5 हो जाएगा। देखो इसका कहानी क्या होगी. जैसे मान लो वेक्टर ए दिया है, ये लेट्स से, ये अच्छा क्वेश्चन था आपका. लेट्स से कि ये कोई था वेक्टर ए, ये वेक्टर ए था. अब माइनस ऑफ वेक्टर ए क्या होगा? माइनस ऑफ वेक्टर ए ये होगा, नहीं समझे? तो माइनस ऑफ वेक्टर ए का मतलब है ये वेक्टर ए था तो ये माइनस ऑफ ए वेक्टर होगा. डायरेक्शन पलट देना है. बात समझ पाए? तो Yes, जैसे sir. मान लो आपके क्वेश्चन में माइनस ए वेक्टर दिया है तो भाई ये लाइन ऊपर खींचा प्लस का बी वेक्टर है, ये लाइन इधर की ओर खींचने का मतलब प्लस का ए वेक्टर है, तो इसको पलट के लिखो. तो माइनस ऑफ ए वेक्टर करके दिखाऊं मैं अगले पेज में आपको, करके दिखाएं? यस सर, करके चलिए. दिखाओ एक बार। इन्होंने बोला कि वेक्टर ए को माइनस कर लेते हैं, तो जैसे आपने बोला कि सर वेक्टर ए जो है वो माइनस कर लेते हैं, तो अभी प्लस में ऐसा था तो माइनस में उल्टा लिखना पड़ेगा, और वेक्टर बी ऐसा था प्लस वाले में. बात सही है? अब ए वेक्टर को माइनस करेंगे, ठीक है ना? ये ए वेक्टर, अरे ए वेक्टर को ये माइनस मैंने कर दिया, ये कर दिया मैंने माइनस. बी वेक्टर वैसे ही लिखना पड़ेगा, एज इट इज बी वेक्टर लिखेंगे. बी वेक्टर में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो माइनस नहीं है ना खुद बेचारा, उसको काहेगा हम फालतू में परेशान करें. ये लो बी वेक्टर माइनस में आ गया, प्लस में आ गया. इनके बीच में वेक्टर एंगल ये वाला कहलाएगा, ये थीटा है. अब पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ होगा, ऐसा और ऐसा. बात समझ पा रहे हो हमारी? और ये रिजल्टेंट जाएगा यहाँ से, ये रिजल्टेंट जाएगा, ये रिजल्टेंट जाएगा यहाँ से. मेरी बात समझ पाए? अभी मैं घटाना सिखाता वेक्टर आपको, तब बाद में समझ में आएगा ये बातें. फिलहाल आप दोनों को प्लस ही मानो, ठीक है? माइनस अभी मत मानो. कोई दिक्कत? हेलो, नहीं सर. कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं. हाँ, अभी मैं घटाना सिखाऊंगा वेक्टर को. तो दिस इज द व्हाट बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स. ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन क्या है यहाँ पे? रिजल्टेंट की अल्फा है. कहां से है? ए वेक्टर से है. रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या है? अल्फा. कहां से है? ए से है. तो मुझे बेसिकली इस अल्फा की वैल्यू डिटरमाइन करनी है. तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आ गया हमारे पास. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर. अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक टूल है. क्या टूल है? आप tan अल्फा लगाओ भला थोड़ा सा. ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा देखो भला थोड़ा सा. tan अल्फा लगाने के लिए ये ट्रायंगल ले लो OCB. ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? वी आर टेकिंग द ट्रायंगल OBC. OBC. इसमें tan थीटा की वैल्यू क्या होगी देखो गौर से यहाँ पे. तो tan होगा BC अपॉन OB अपॉन OB. BC की वैल्यू है B sin थीटा. यहाँ पे मैं इक्वल्स टू लिखूंगा B sin थीटा. और OB की वैल्यू क्या है? O से B तक बोलोगे सर A वेक्टर प्लस B cos थीटा. B cos थीटा. ध्यान देना इन सब का मैग्नीट्यूड ही हम लिख रहे हैं. B के वेक्टर का मैग्नीट्यूड, A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे भी B वेक्टर का मैग्नीट्यूड. इससे अल्फा निकल आएगा. सॉरी अल्फा निकालना है भाई साहब. थीटा हमने लिख दिया है यहाँ पे, माफ कर दिया है. ये है. अब यहाँ से हम लोग अल्फा निकाल लेंगे. तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी? बेसिकली अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू. बात समझ गए? तो ये डायरेक्शन का फॉर्मूला है. इसको भी आप याद कर लेना. जिसको याद ना हो चीजें तो वो क्या करे, इस डायग्राम को अपने दिमाग में रखे. बात समझ पाए? कोई दिक्कत नहीं है भाई. ये दो चीजें याद रखना. आप स्पेशल केसेस हैं. हाँ हाँ पूछो पूछो भाई. आपकी आवाज नहीं आ रही. योर वॉइस इज नॉट कमिंग. सर वो एक साथ, हाँ हाँ अल्फा है वो एक के साथ ही बनाया क्या सर जो है? हाँ, अल्फा हमने किसके साथ बनाया है? अल्फा इज टेकन फ्रॉम ए वेक्टर. अच्छा, अगर मान लो बी वेक्टर से लेना है अल्फा तो क्या करोगे?
अगर आपको बी वेक्टर से लेना है क्या करोगे? मान लो क्वेश्चन ने पूछ लिया, यहाँ से बताओ थीटा से घटा देना, थीटा माइनस अल्फा कर दो, बात खत्म। अच्छा तो थीटा माइनस अच्छा अल्फा कर दो, मुद्दा खत्म हो ठीक गया। सर। ठीक है ना? तो ये फॉर्मूला ठीक है। थोड़ा सा बार बार 2-3 बार रिवाइज करना। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस हैं दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस एंड दिस। इसमें स्पेशल केसेस देख लेते हैं। अब ये स्पेशल केसेस इंपॉर्टेंट है। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तब क्या होगा? स्पेशल केसेस, अगर थीटा क्या हो, पहला 0 हो तब क्या होगा बताओ? cos 0 सर कितना होता सर है? 1 होता है। cos 0 1 होता है ना। तो बेसिकली क्या होगा, वेक्टर जो r वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएंगे क्या दोनों? क्या हमने पिछले केसेस में भी देखा है ये? क्या मैंने वेक्टर्स को ऐड किया था जब एंगल 0 था? तो याद करो, अभी ट्रायंगल लॉ में जस्ट बताया था। हाँ यही बताया था मैंने, आप वैल्यू पुट करके देख लेना। और Yes, जो sir. अल्फा की वैल्यू आएगी, अल्फा भी कितना आएगा? 0 डिग्री ही आएगा। आप वैल्यू दोनों पुट कर लेना, थीटा की वैल्यू आप पुट करना, आंसर निकालना, यही आएगा। ऐसे थीटा की वैल्यू अगर क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाएगा, π/2 रेडियन लिख दो या फिर 90 डिग्री लिख दो, तब क्या होगा? रिजल्टेंट वेक्टर जो आएगा वो क्या आएगा? इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर का स्क्वायर, ये बन रहा है। क्या अब मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना, यहाँ पे वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट स्क्वायर करके स्क्वायर रूट कर दो। और जब मैंने क्लास को स्टार्ट किया था, अगर आपको याद हो तो आई और जे और के 3 वेक्टर्स मैंने स्टार्ट किए थी कहानी, ये कहानी स्टार्ट की थी। आई जे के, क्या तीनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। जब तीनों परपेंडिकुलर होते हैं तो मैं क्या कर रहा था, उसके पहले वाले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देखो यहाँ जब मैग्नीट्यूड निकालना था मुझे आर वेक्टर का, तो क्या कर रहा था? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है भाई। आई कैप, जे कैप और के कैप ऐसे होगा। ये तीनों अगर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली वो स्क्वायर रूट करके, और इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इनको स्क्वायर कर देना। बस वही कहानी हमने की। ठीक है, तो वो कहानी कहां से आई है? वो यहां से आई है। हमने 2 वेक्टर्स के लिए सीखा है, तीसरे के लिए हमने उसी को सुपरइम्पोज करके देख लिया है। बात समझ पाए? तो कोई एक वेक्टर दिया है, मान लो 2 वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है, डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हो। और अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो tan अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा की अगर यहाँ थीटा 90 कर दोगे तो साइन 90, तो क्या आ जाएगा? देखो भला, tan अल्फा क्या आता है? tan अल्फा क्या आता है? वो आता है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। चेक कर लेना, फॉर्मूले में रख के आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? इज देयर एनी प्रॉब्लम? Nobody is replying. Am I connected No, to all sir. of you? Okay. Now, case third we will see. Case third we will see. Case third we will see. Third case क्या है? अगर 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल थीटा की वैल्यू पाई रेडियन है। पाई रेडियन का मतलब है पहला वेक्टर अगर ऐसे जा रहा है तो दूसरा वेक्टर ऐसे जा रहा है। बात समझ पाए? ये वेक्टर ए रहा और ये वेक्टर बी रहा। तो इसमें जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। आप चेक कर लेना, यही आंसर आएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और अल्फा की वैल्यू जो होगी, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी, अगर बी वेक्टर ज्यादा है, ये भी एक्चुअली अल्फा भी जीरो रेडियन आएगा, 0 ही आना चाहिए। ठीक है ना? अगर ए ज्यादा है तो रिजल्टेंट ऐसा आ जाएगा, और अगर बी ज्यादा है तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा। तो इधर 0 और पाई, ये 2 वैल्यूज होंगी अल्फा की, 2 में से एक होगी। ठीक है ना? जैसे मान लो लेट से कि 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स किसी ब्लॉक में लेट से 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, एक फोर्स है 10 न्यूटन का इधर और दूसरा फोर्स इधर की ओर लग रहा है 5 न्यूटन का। क्या होगा रिजल्टेंट? क्या लगता है? आप बोलोगे 5 न्यूटन सर, और किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट लगेगा? इस डायरेक्शन में। बात समझ पाए? बट 10 - 5 सीधा सीधा घटा दो, कोई इसमें इशू नहीं है। बात क्लियर हुई? यस सर। ओके। चौथा केस जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि 4th नंबर केस है क्या बेसिकली। तो
ऐसे एक काम करते हैं चौथे केस के लिए, हालांकि एक केस आएगा नहीं आपके, तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा, आएगा नहीं आएगा, श्योर नहीं आएगा, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करें हम लोग। ठीक है, चौथा केस होता है वो थोड़ा टफ केसेस में आता है, तो उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। मैं चाह रहा था कि कर लूं, पर आपके माइनिंग में वो सब नहीं पूछा जाएगा। अच्छा भाई, जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, लेट्स से क्वेश्चन है कोई वेक्टर ए है, लेट्स से वेक्टर ए का दिया है 2i कैप प्लस j कैप, मान लो ऐसा है, और ऐसे ही वेक्टर बी दिया है, वो दिया है मान लो i कैप प्लस j कैप। अब इसमें मैंने पूछा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, कैसे करोगे इसको? इसमें क्या वेक्टर वो लगाओगे क्या, पैरेललोग्राम लॉ वगैरह कुछ, क्या करोगे? क्या आप पैरेललोग्राम लॉ सिंपली ऐड कर देंगे। सिंपल ऐड करोगे, आई वाले कंपोनेंट ऐड करो तो 3i कैप बनेगा भाई, आई वाले ऐड करो, और जे वाले ऐड करो 2j कैप बनेगा। इसमें कोई ताम झाम नहीं, तो दिक्कत यही रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ऐसे में मत लगाने लगना, कई बार ऐसा भी आ जाएगा और पता चला तुम ऊपर वाली कहानी लगाने में लगे, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, और इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे? तो बोलोगे रिजल्टेंट वेक्टर सर 3x में जाएंगे और 2y में जाएंगे, 3x में गए और 2y में गए, रिजल्टेंट आया ये, पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दो यहाँ से, ये लो पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर दिया, ये रिजल्टेंट आ गया हमारा, ये r वेक्टर आ गया। कोई दिक्कत नहीं भाई, i की डायरेक्शन का ये हो गया और j की डायरेक्शन का ये हो गया, और ये हो गया रिजल्टेंट, 90 डिग्री है दोनों के बीच के एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं पूछूं कि i x एक्सिस से एंगल कितना है इसका, x एक्सिस से इस r वेक्टर का एंगल क्या है बताओ, एंगल फ्रॉम x एक्सिस निकालो भला, क्या होगा बताओ? tan इनवर्स 2/3, आप बोलोगे tan सर इनवर्स 2/3। हाँ ये एंगल है, 45 नहीं 45 नहीं है, 2 और 3 जब सेम होंगे तभी आएगा ऐसा, ये अल्फा एंगल है। अब ये हाइट कितनी है 2 है, तो इसको यहाँ भी लिख सकते हैं 2, तो tan अल्फा ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये हो जाएगा 2/3, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स 2/3, बस मुद्दा खत्म, ये आंसर हो जाएगा। y एक्सिस से एंगल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 90 माइनस अल्फा, ये एंगल हो जाएगा y एक्सिस, बस बात खत्म। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे, बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। वेक्टर्स में अगर वेक्टर फॉर्म ही में दिया है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और वेक्टर फॉर्म में अगर नहीं दिया है तो हम लोग निकालना सीख चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से कंपोनेंट ऑफ वेक्टर निकालना, और फिर मैं बताऊंगा आपको घटाना, वेक्टर्स को घटाना। आई थिंक पहले हम घटाना ही सीख लें, फिर उसके बाद कंपोनेंट निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले घटाना सीखते हैं। चलो, तो आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना चाहते हो, है ना सर? सब्ट्रैक्शन। हाँ, When is parallelogram law is used? When is triangle law is used? see the triangle law I have explained only to explain polygon law. Why polygon law we have explained? Because if the polygon is closed, then resultant is 0. This condition I was showing you, the condition when the parallelogram is, the polygon is closed, then the resultant is 0. ये बताने के लिए बस मैंने उसको यूज किया था, और उसका कोई यूज नहीं है आपकी लाइफ में, बात समझ पाए? इफ द पॉलीगॉन इज ओपन इट मींस देयर मस्ट बी सम रिजल्टेंट, ट्रायंगल लॉ का और कोई यूज नहीं है, बात समझ पाए? ओके सर। बाकी जो पैरेललोग्राम लॉ है इसका यूज कहाँ है, ये जो एप्लीकेशंस मैंने बताए आपको, बहुत जगह 90 डिग्री वाला मिलेगा, ये केस बहुत जगह मिलेगा, ये कहाँ से आता है ये हमें पता होना चाहिए बेसिकली। क्लियर? नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ, सर समटाइम जब पॉलीगॉन में हम लोग को क्लोज बनाता है तो उसको हम लोग ट्रायंगल में कन्वर्ट करके ट्रायंगल से भी तो सॉल्व कर सकते हैं। किस चीज को सर? जब समटाइम्स जो हमारा पॉलीगॉन लॉ होता है तो क्लोज्ड बनाता है जब, हाँ, तो उसको हम लोग जब वो क्लोज बनाता है तो उसको ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम लोग निकाल सकते हैं उसको। देखिए क्या बात एक्चुअली क्या है, जिसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी पॉलीगॉन लॉ मिनिमम चालू होता है 3 फोर्सेस से। पॉलीगॉन लॉ, लेट्स से कि किसी बॉडी में फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, फिर एक फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, मान लो ये 15 न्यूटन है, ओके, और तीसरा फोर्स लग रहा है, और क्वेश्चन ने क्या कहा कि वो बॉडी रेस्ट में है, तीसरा फोर्स लग रहा है और वो बॉडी किस में है, रेस्ट में है। तो
तो आप बताइए कि तीसरा फोर्स कितना होगा। तो आप बोलोगे कि अगर रेस्ट में है बॉडी तो पॉलीगॉन तीसरा जो फोर्स लगेगा वो इस टाइप से कुछ लगेगा। बात समझ पाए ना? एक्चुअली स्ट्रेट लाइन बनानी थी मुझे, तो यहाँ पे टेढ़ी हो गई है। तो ये बात आप प्रेडिक्ट कर पाओगे ना? क्यों प्रेडिक्ट कर पाओगे? क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है कि क्लोज्ड पॉलीगॉन कब बनता है, जब रिजल्टेंट जीरो होता है। ये लो रिजल्टेंट जीरो हो गया, तीनों लाइंस एक दूसरे को ऐसे क्रॉस करी कि जहां से स्टार्ट किया था वहीं खत्म हुआ, देयर इज नो रिजल्टेंट एट ऑल। तो ये थर्ड वेक्टर निकालने के काम में आएगा हमारा पॉलीगॉन लॉ। कई बार ऐसा क्वेश्चन आएगा, हो सकता है क्वेश्चन हिंट ही कर दे आपको कि क्लोज्ड पॉलीगॉन बन रहा है, और उसके बाद आपसे रिजल्टेंट पूछे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना, सीधे बता देना है कि रिजल्टेंट जीरो है। तो जस्ट एक वो इन्फॉर्मेशन के लिए था। सर बैक वाले क्वेश्चन में आपने एंगल कैसे निकाला था? जस्ट बैक वाले क्वेश्चन में जिसमें एंगल नहीं दिया था, अल्फा कैसे निकाला था? एंगल निकालने का तरीका हम सीख रहे थे ना। इसमें Yes, देखो sir. मैंने कहा कि आई विल डिटरमाइन द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस बेसिकली 3 मैग्नीट्यूड का है, ये है ना, और वाई Yes, sir. एक्सिस बेसिकली 2 मैग्नीट्यूड का है, और ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो एक्स एक्सिस ड्रॉ किया 3 मैग्नीट्यूड का, वाई एक्सिस ड्रॉ किया 2 मैग्नीट्यूड का, एंड वी हैव ड्रॉन अ पैरेललोग्राम, ड्रॉ कर लिया, और ये रिजल्टेंट बताएगा इसका डायगोनल, डायगोनल विल शो द रिजल्टेंट। ये बात थी ना। अब आप यहाँ से एंगल निकाल लो, बात खत्म। ये एंगल कितना? इफ सर क्या रिजल्टेंट निकालने को नहीं दिया, वेक्टर ए दे दिया, वेक्टर बी दे दिया, तो फिर उसमें एंगल कैसे निकालेंगे? अच्छा वो बाद में सीखते हैं, अभी वो डॉट प्रोडक्ट से अच्छा ठीक आता है है। सर। हाँ, वो आगे आएगा। वो तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चन है आपके, भर भर के क्वेश्चन है ये सब। ये 2 वेक्टर्स दिए हैं, उनके बीच का एंगल पूछ रहा है, वो एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर है। चलिए अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स। जैसे मान लो लेट से वेक्टर ए है, इसको घटाना है वेक्टर बी से, तो इसको हम पता है ऐसे बोल सकते हैं, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। जो आप कह रहे थे ना कुछ समय पहले, बस वही कहानी तो हो गई। वेक्टर ए को आप माइनस कहना चाहते थे, मैंने वेक्टर बी को यहाँ माइनस कह दिया, कोई दिक्कत? अब इसकी ज्योमेट्री देखना। वेक्टर ए लेट से हमारा कैसा है, वेक्टर ए लेट से हमारा ये है ना, दिस इज अवर वेक्टर ए। वेक्टर बी अगर पॉजिटिव होता तो कैसा होता? वेक्टर बी अगर पॉजिटिव होता तो लेट से ऐसा होता, ठीक है ना। वेक्टर बी अगर पॉजिटिव होता तो कैसा होता? ऐसा होता। ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी हुआ, वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी हुआ। अगर पॉजिटिव होता तो ऐसा होता, और अगर पॉजिटिव होता तो पैरेललोग्राम लॉ ऐसे आप बनाते, ऐसे पैरेललोग्राम ड्रॉ करते कि भाई ऐसे करते, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर ही यहाँ ड्रॉ कर देते वेक्टर ए, और बी के बराबर ऐसे ड्रॉ कर देते यहाँ पे, ऐसे वेक्टर बी ड्रॉ कर देते, और इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ से जाता। अगर कैसा होता, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों प्लस होते तो जोड़ना होता। तो क्या बात समझ पा रहे हो मेरी? बट हमें क्या करना है, अभी घटाना है। तो ये क्या कहलाता है, ये वाला वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कहलाता है। यहाँ तो कोई समस्या किसी को नहीं थी। और ये क्या होता, आपका वेक्टर एंगल होता, ठीक है, कोई समस्या नहीं। अब कहानी थोड़ा पलट गई। कहानी में क्या आ गया है, वेक्टर बी माइनस है, तो वेक्टर बी अगर माइनस है इट मीन्स उसकी डायरेक्शन पलटी है। तो ये पॉइंट वही है, वेक्टर बी इधर जाएगा। अब तो जो वेक्टर उधर हमने ड्रॉ किया था बी वाला, अब नीचे ड्रॉ करेंगे, बस इतनी सी कहानी में परिवर्तन हुआ है। तो हमारा वेक्टर ए तो पॉजिटिव ही है फिलहाल, देखो ये पॉजिटिव है। वेक्टर बी को माइनस से लिख के जोड़ रहे हैं, तो क्या ये माइनस वेक्टर बी है? कितने लोगों को ये हजम हो रहा है कि हाँ सर ये माइनस वेक्टर बी है, अगर ऊपर प्लस होता तो ये नीचे माइनस होता, सीधी सी बात है। क्या लेंथ सेम होती? यस, लेंथ सेम होती। कह सकते हैं माइनस, हाँ डायरेक्शन चेंज ना, तो अपन माइनस कह सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, बट यहाँ माइनस लिखना नहीं चाहिए कायदे से। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्शन उल्टा दिखा ही रहे हो, तो माइनस क्यों लिखे हम? नहीं समझ में आई? पर यहाँ मैंने लिख दिया है ताकि आपको आगे चल के भूल ना जाए, क्योंकि जब डायरेक्शन दिख ही रही है उल्टी है तो क्यों माइनस लिखे? वो तो प्लस ही है उसके हिसाब से। बात समझ पा रहे हो मेरी? तो ये वाला वेक्टर माइनस बी का वेक्टर है और ये वेक्टर ए वेक्टर का है, इन दोनों को जोड़ो भला। तो जोड़ने का तरीका पैरेललोग्राम लॉ ही है। तो तुम क्या करो कि ए वेक्टर के हिसाब से ही ऐसे पैरेललोग्राम इधर ड्रॉ करो, अब नीचे साइड। ये ए वेक्टर हो गया। कितने लोगों को ये बात हजम हो रही है? बिल्कुल सही। अब बी वेक्टर ये होगा नीचे वाला, तो ये यहां से बी वेक्टर ड्रॉ करो, पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, ये बी वेक्टर हो गया।
रिजल्टेंट क्या होगा, ये डायगोनल होगा, सिंपल सी बात है। दिस डायगोनल विल बी रिजल्टेंट वेक्टर, दिस डायगोनल विल बी रिजल्टेंट वेक्टर। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल आसान सी चीज है। ये वेक्टर क्या कहलाएगा, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी कहलाएगा। कोई दिक्कत किसी को तो बताओ, मुझे पूछ लो। और यहाँ पे वेक्टर एंगल क्या कहलाएगा, वेक्टर एंगल होगा ये वाला, ये वेक्टर एंगल होगा इस बार। सर ए यहाँ पर ऐसे क्यों आया? कैसे, ए क्या है? हाँ, तो ये पूछिए। तो मतलब है ना ऐसा, तो बीच में मतलब कैसे आया है ये? यहाँ पे ये वाला, ये तो यही है ना, तो सर ये जो हाँ, बीच हाँ। में ए ये क्या है? ये a माइनस बी। हाँ हाँ नीचे साइड मैंने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, जैसे बी वेक्टर ये बन गया हमारा, क्योंकि माइनस है। समझ पाए ना, ऊपर वाले को तुम भूल जाओ कहानी। ये क्या माइनस बी वेक्टर होगा? हाँ बिल्कुल, अगर होगा। ऊपर प्लस बी वेक्टर है तो नीचे माइनस बी वेक्टर होगा। हाँ हाँ होगा। और ये पैरेललोग्राम ड्रॉ किया नीचे वाला ये, ओके सर ओके। और इसका डायगोनल ये बनेगा, ये a माइनस बी वेक्टर है। आ गया सर, आ गया आ गया। बिल्कुल क्लियर कहानी है। और वेक्टर एंगल ये वाला बनेगा इस बार। तो वेक्टर एंगल क्या होगा, ये होगा पाई माइनस थीटा। क्या होगा, पाई माइनस थीटा। कितने लोगों को ये हजम हो रहा है कि वेक्टर एंगल होगा पाई माइनस थीटा? अगर दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है थीटा, तो a माइनस बी के केस में थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, पाई माइनस थीटा। क्या ये बात हजम हो? क्या हाँ 180 माइनस थीटा? हाँ एग्जैक्टली वही तो किया मैंने, 180 माइनस थीटा कर दिया। अच्छा क्या ये बताओ, ये डायगोनल जो आपने a माइनस बी लिखा है, क्या यहाँ पे फिट कर सकते हो इस वाले में? क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ऐसे ही है कुछ? क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यही है a वेक्टर माइनस बी वेक्टर? कितने लोगों को ये फील आ गया है कि सर इस वाले वेक्टर को उठा के आप चाहें तो यहाँ पैरेलली रख सकते हैं? तो पहला डायगोनल जो होता है, दो वेक्टर्स आप ड्रॉ कर दो, फर्स्ट डायगोनल जो होता है वो a प्लस बी को डिनोट करता है, तो दूसरा डायगोनल क्या करेगा, a माइनस बी को बताएगा। क्या ये बात हजम हुई? हाँ बिल्कुल, बात खत्म हो गई, किस्सा ही हमारा खत्म हो गया। क्या ये सर बात समझ में आ गई? हाँ पूछिए पूछिए। सर मैग्नीट्यूड क्या है, जैसे उसमें तो 1 आता है एडिशन में। हाँ एडिशन इसमें में कितना है? नहीं सुनो, यहाँ पे अब हम थोड़ा पीछे जाते हैं, कहानी को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। कहानी जो पिछली थी इसमें ये सब आ रहा था, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ये वैल्यू आ रही थी। ये बताओ कि यहाँ थीटा की जगह क्या रखोगे? अब जब a माइनस बी करोगे, थीटा की जगह क्या रखोगे? पाई माइनस थीटा। एग्जैक्टली। और बी वेक्टर की जगह क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे कि प्लस ही लिखोगे? मुझे ये बताओ, ये थोड़ा सा डाउट वाला है। प्लस लिखेंगे सर, प्लस ही लिखेंगे, एग्जैक्टली। देखो ये अगर आपको बात समझ में आ गई, पिछला ही फॉर्मूला लगेगा, बट हम थीटा की जगह रिप्लेस कर देंगे पाई माइनस थीटा से, और बी वेक्टर जो होगा उसको प्लस ही लिखेंगे, उसको माइनस नहीं लिखेंगे, भले यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी टेकन द डायरेक्शन, सो वी नीड नॉट टू टेक द डायरेक्शन अगेन। क्या मेरी बात समझ पाए? आ गया सर, आ गया सर। हाँ, तो फॉर्मूले में अब रिजल्टेंट वेक्टर का क्या फॉर्मूला बनेगा, बना लो। आर वेक्टर क्या आएगा, the magnitude of resultant vector will be square root of vector a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a मैग्नीट्यूड b वेक्टर मैग्नीट्यूड cos 90 cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा कितना होता है, माइनस cos थीटा, यही होता है ना? अच्छा ओके सर, इसमें माइनस हो जाएगा। हाँ एक अगर आपको याद हो, आपने कभी पढ़ा हो, इसीलिए मैंने बोला था ना कि बेसिक मैथ जरूरी है। तो यहाँ पे ऑल, यहाँ साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टैन, तो यहाँ पे साइन प्लस होता है। हाँ क्या बोल रहे हैं? अच्छा किसी और से बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात समझ पाए? जिनको ये बेसिक मैथ्स अभी नहीं आ रही, तो विकास खरे सर से हम लोग कराएंगे अभी बीच में, वी विल डू द बेसिक मैथमेटिक्स। तो ये जैसे मैंने तुरंत कर दिया ना, ये आपसे समझ में आ जाएगा। तो ये माइनस उठा के यहाँ लगा दो, मैं क्यों फालतू में भी नया लाइन लिखूं, मैं यहीं पे इसको मिटा रहा हूँ, ये वाला माइनस हटा के और इस माइनस को कहाँ उठा के रख देता हूँ यहाँ, ये फॉर्मूला बन गया। क्या बात समझ पाए? तो कभी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पूछे तो यहाँ माइनस लगा दो, बात खत्म, मुद्दा ही खत्म हो गया। क्या कोई समस्या किसी को? इज देयर एनी प्रॉब्लम टू एनीवन?
जो अल्फा वाला है टेन अल्फा का फॉर्मूला है, टेन अल्फा में क्या था, बी क्या था, साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आपको थीटा की जगह क्या लिख देना है, पाई माइनस थीटा रख दो, रख के देखो, बी साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो बी साइन थीटा तो ये एज इट इज रहेगा, डिवाइड बाई ए बी कॉस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ बन जाएगा माइनस बी कॉस थीटा। बस ये टेन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा कि टेन अल्फा का। क्या किसी सर एक सबको बार समझ में आ गया? हाँ जी सर एक बार पूछिए। रिपीट कर देंगे, पीछे हल्ला हो रहा था आपके। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ कि मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया कि अगर इफ देयर आर सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर एन वेक्टर बी, तो दिस इज द फॉर्मूला। इफ ही इज आस्किंग द एंगल फ्रॉम वेक्टर ए ऑफ रिजल्टेंट इज अल्फा, रिजल्टेंट से यहाँ पे अल्फा एंगल किससे है, अल्फा एंगल है ए वेक्टर से, ए वेक्टर ये है, तो यहाँ से हम हमें रिजल्टेंट निकालना है, ये रिजल्टेंट है अल्फा, ये अल्फा कैसे आएगा, इस फॉर्मूले से आएगा, सर बस थीटा हमें बदल देना है। हाँ जी पूछो। सर साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। साइन थीटा होता है, एग्जैक्टली यही होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, यहाँ सब कुछ पॉजिटिव होता है, यहाँ केवल साइन पॉजिटिव होता है, यहाँ कॉस पॉजिटिव होता है, यहाँ आलू समोसा तीखी चटनी, यहाँ टैन पॉजिटिव होता है, यहाँ टैन कॉस होता है, ठीक है ना, तो यहाँ साइन पॉजिटिव होता है बेसिकली, तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, मुद्दा खत्म हो गया। बात समझ पाए? सर यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा ही लिखेंगे ना, अल्फा नहीं लिखेंगे? नहीं 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 ऐसा नहीं होता। कहाँ पे? यहाँ पे, यहाँ थीटा लिखेंगे ना दोस्त, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का एंगल थीटा दिया होगा क्वेश्चन में, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये थीटा दिया होगा क्वेश्चन में, और आपसे पूछेगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तब आपको ये दो फॉर्मूले यूज करना है। फॉर्मूलों को अल्फा समझना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, एंगल ऑफ रिजल्टेंट का है ना अल्फा, एंगल ऑफ रिजल्टेंट ये अल्फा है, फ्रॉम कहां से, ए। ए वेक्टर से, इट इज द हाँ। एंगल मेड बाई आर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या वेक्टर है यहाँ पे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यही ना है रिजल्टेंट, फ्रॉम वेक्टर ए। अब देखो जैसे मैं पढ़ाने का मेरा तरीका है, आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये ऐसे ही हमें एनालिसिस करके पढ़ना है। आप समझ जाओ कि जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको इसी तरीके से ही पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करके, आपको धीरे धीरे क्लियर होंगे कॉन्सेप्ट। अब मैं थोड़ा लास्ट चीज आज की बताने वाला हूं, द थिंग इज दैट कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो उसको हम लोग फिनिश कर रहे हैं आज, ठीक है। हमारे पास अभी 10 मिनट्स है, 10 मिनट्स में फिनिश कर दूंगा इसको, ओके। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, हालांकि इसका मैं झलक आपको दिखा चुका हूं बहुत आराम से, कोई इशू नहीं होगा आप लोगों को समझने में, बट फिर से एक बार इसको बता देता हूं थोड़ा हेडिंग डाल के। जैसे कोई वर्टिकल एक्सिस ये है मान लो, और ऐसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका एरो के साइन हो गए एक्सिस, ठीक है। अब मान लो इसमें कोई एक वेक्टर ड्रॉ किया मैंने रैंडमली, कोई भी वेक्टर ले लिया, ये ले लिया वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर ए है लेट्स से, ठीक है, सपोज दिस इज द वेक्टर ए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट बताओ, तो पहले थीटा बताना पड़ेगा, तो लेट्स से ये थीटा एंगल यहाँ से ये रहा, मैंने जहां से थीटा देना चाहूँ वहां से दे सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान चीज है, कोई इसमें काम धाम नहीं है, इसमें करना क्या repeat it पड़ेगा। again, sir. What I am saying कि these are two axes, this is x axis and this is y axis, this is some vector a, let's say, right, and I am saying कि x component of vector a, so what you will do, you will have to draw a triangle, आप बाद में ट्रायंगल भी ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, आप आराम से कर लोगे। आपको x कंपोनेंट निकालना है, जस्ट आप एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, दिस इज द x कंपोनेंट, ये जो वैल्यू है यहाँ वाली ना, दिस इज x कंपोनेंट, ये लेंथ है x कंपोनेंट, बेसिकली ये लेंथ है x कंपोनेंट, किसका, a का, तो ये लेंथ क्या आएगी, अभी मैंने सिखाया था, a cos थीटा, Cos theta. जस्ट a cos थीटा। अच्छा ये वाली लेंथ होगी y कंपोनेंट, बिल्कुल आसान सी बात है, कोई ऐसा खास बात नहीं है, ये वाली जो लेंथ होगी यहाँ से ये y कंपोनेंट होगी, और यही लाइन तो यहाँ ड्रॉ की हुई है, सेम लेंथ है लाइन की, क्या किसी को इशू नहीं होनी चाहिए इशू।
तो ये y कंपोनेंट है, ये क्या हो जाएगा a sin थीटा, चाहे आप यहाँ लिख दो और चाहे यहाँ लिख दो, बातें ही एक ही है, कोई दिक्कत किसी को? यही कंपोनेंट कहलाते हैं। कंपोनेंट निकालने में कोई इशू नहीं है। मान लो एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ कि लेट्स से कि मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, लेट्स से कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, लेट्स से आई हैव ड्रॉन अ वेक्टर लाइक दिस, ये बिल्कुल वाई एक्सिस में ही जाके वेक्टर वो चिपक गया है, ठीक है। यहाँ से एक्स एक्सिस से वो एंगल बना रहा है 90 डिग्री। इस वेक्टर का नाम है वेक्टर ए। बताओ एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए? 0 0 है, दिख ही रहा है बिल्कुल कि एक्स में आ ही नहीं सकता, कैसे आप इसको एक्स में 0 लाएंगे? सर। बिल्कुल। वाई कंपोनेंट क्या है? पूरा का पूरा वेक्टर ए है, पूरा का पूरा ए है। कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। रिपीट बस कर दीजिए। क्या, कौन सी चीज? यही वाली भाई, जो जैसे कोई एक वेक्टर है लेट्स से वाई एक्सिस में ही है बिल्कुल, तो क्या इसका कोई एक्स कंपोनेंट बन सकता है? नहीं बन सकता। कैसे बना दोगे एक्स कंपोनेंट भाई? यस सर, तो 0 कुछ उसमें कुछ है। बस बस इतनी सी ही बात कह रहे थे हम, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग का वेक्टर बेसिकली इतना ही था। कुछ क्वेश्चंस कहिए तो हम ले लेते हैं और उनको सॉल्व कर लेते हैं। आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, कहिए तो ले। हाँ सर, करिए ना। चलिए, तो वी आर टेकिंग सम बेसिक, बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, और आपको देखकर हो सकता है हंसी आए। लेट मी ओपन द क्वेश्चंस। सर, हाँ sir, we'll be having some properties for addition and subtraction now. Properties of vector addition, properties of vector subtraction. No, this is actually not property. We are learning the methods, mathematics of vector addition and subtraction, not properties. जैसे हम अलजेब्रा में 1 + 1 2 पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे वेक्टर के लिए कुछ और चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। इसको बिल्कुल मैथमेटिक्स देखना है। दिस इज स्पेशल मैथमेटिक्स विच इज ओनली एप्लीकेबल टू द वेक्टर क्वांटिटीज। जस्ट नाउ सी, इट्स ए क्वेश्चन, आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू। लेट मी ओपन नेक्स्ट पेज। एक काम करता हूँ यार, मैं एक बढ़िया काम, मेरे पास एक शीट ही पड़ी हुई है, उस शीट को यहाँ कॉपी कर देता हूँ। एक सेकंड। मनीष सर, आप हैं? हाँ सर। ये बताइए, अगर मैं इससे एग्जिट हो जाता हूँ तो ये सेव हो चुका होगा क्या पीडीएफ अपने आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, हो चुका होगा ऑटोमेटिक ना? सेव हो जाता है। मैं हाँ एग्जिट सर, हो हाँ। सकता हूँ? ठीक है, क्वेश्चन सर। उठाने के लिए एक्चुअली मैं एग्जिट होना चाह रहा हूँ, तो मैं स्टॉप कैसे होगा यार? स्क्रीन शेयर अभी भी हो रहा है क्या आप तक? जी सर, ऊपर में ऑप्शन आ रहा होगा स्टॉप स्क्रीन शेयर। स्टॉप शेयर, हाँ हाँ, चलो चलो आ गया। ओके, तो मैं जस्ट आपको 10 सेकंड के अंदर आपके लिए ओपन कर रहा हूँ कुछ शीट। 10 सेकंड लगेगा बस। मटेरियल बेहद आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी खास सच बात नहीं है, आप देख के ही कर लेंगे, कोई ऐसी खास बात नहीं है। चलिए, ये ओपन हो चुका है। यस, नाउ सी, शेयर द स्क्रीन। ये रहा, मैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। दिख रहा है क्या आपको ये? कैन यू सी दिस? यस सर। तो ये आप देखिए, पहला पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज दिस, देन पोजीशन वेक्टर सीधे निकाल सकते हो, मैंने सिखाया अभी। टू जे कैप, हाँ बस। द एंगल मेड बाय वेक्टर दिस विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ये कितना एंगल बनाएगा बताए भाई? देखो, ए वेक्टर को ड्रॉ करो, 45 डिग्री, 45 बनाएगा। देखो ए वेक्टर ये ड्रॉ किया हमने, ए वेक्टर में आई डायरेक्शन ये है और जे डायरेक्शन ये है। आई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है 1 और जे डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है 1। इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो कैसे जाएगा? पैरेललोग्राम ड्रॉ करो, कर दिया डायग्राम। ये डायगोनल क्या होगा? ए वेक्टर।
क्या ये बात समझ पाए? ये वेक्टर को मैंने ये ड्रॉ कर दिया, ये रहा मेरा, कोई दिक्कत किसी को? यस सर आगे। है ना? ये एंगल क्या होगा? 45 डिग्री, देख के ही बता सकते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से कितना है, वो भी 45 डिग्री। नेक्स्ट देखो, डिटरमाइन द स्केलर क्वांटिटी अमंग द फॉलोइंग। तो वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं, वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क डन स्केलर है, मैंने अभी बताया था। स्पीड का ही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो व्हाट? एक्सेलरेशन सर। ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर, राइट, और वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह तो हमसे कभी नहीं पूछेगा। जस्ट मैं ये, क्योंकि शीट किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, इसलिए आपके लिए ये सब क्वेश्चन दिए गए हैं। कोई नुकसान नहीं है इनको क्वेश्चन को करने का, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, आप लोग करो। नेक्स्ट है 100 कोप्लेनर फोर्सेस। देखो क्या लिखा हुआ है, 100 coplanar forces is equals to 10 Newton acts on a body. Let each force make an angle of pi by 50 with preceding force. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन मैं इसी के पर्पस में आप लोगों को बताना चाह रहा था। इसी के पर्पस से आप लोगों को क्या बताना चाह रहा था मैं? पॉलीगॉन लॉ। पॉलीगॉन लॉ बताने के पीछे की वजह यही थी। लेट्स, इसका जीरो होगा क्या? हाँ, जीरो ही आएगा अल्टीमेटली। समझ में आ रहा है क्या? तो क्योंकि वो कोप्लेनर है ना, तो कहीं वो ऊपर नीचे तो हो नहीं रहा है। हाँ, कोप्लेनर में भी रिजल्टेंट हो सकता है ना। हाँ, रिजल्टेंट जीरो आएगा ना, तो उसका तो कैसे आएगा रिजल्टेंट जीरो? वही तो प्रश्न है सर, क्योंकि वो डिफरेंट प्लेन अपना एंगल तो तभी बनेगा जब वो डिफरेंट प्लेन पर होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। क्लोज्ड बना एंगल रहा है। इसी क्लोज्ड पॉलीगॉन बनेगा, देखना ऑटोमेटिक एंगल तो बनेगा। 2 डायमेंशनल भी कितने बनेगा ना हैं, सर। कितने इसमें कितने फोर्सेस हैं? 100। अच्छा, आपको 100। एक बात पता है क्या, कि जैसे कोई पॉलीगॉन होता है, पॉलीगॉन होता है, तो पॉलीगॉन अगर रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर, तो रेगुलर पॉलीगॉन में साइड सारी सेम होती हैं, तो यहाँ पे सारी साइड क्या होंगी? 10 न्यूटन की हैं। सही यस बात है सर। ना? तो जैसे मान लो मैं एक तीन फोर्सेस का पॉलीगॉन बना रहा हूं। एक ये एक्स एक्स, ये कौन सा हो गया फोर्स? 10 न्यूटन का, लेट्स से। ये दूसरा फोर्स हो गया 10 न्यूटन का, और ये तीसरा फोर्स हो गया 10 न्यूटन का। ये क्या आइसोस्केलस ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये कैसा बन गया? इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये जो एंगल है, ये वेक्टर एंगल कहलाता था, याद है? हाँ। यहाँ पे क्या कह रहा है? ईच फोर्स मेक एन एंगल पाई बाई 50 विद प्रीसीडिंग फोर्स। पहले वाला फोर्स ये है, तो अगला फोर्स इससे कितना एंगल बनाता है? पाई बाई 50। बात सही है? मेरी बात समझ पाए? अब 100 साइड्स बनानी है ऐसे, जैसे मैंने 3 साइड बनाई है, इतने कितनी साइड बनानी है? 100 साइड्स। बात समझ पाए? अगर, अब ध्यान देना, अगर क्लोज्ड पॉलीगॉन है, अगर क्लोज्ड रेगुलर पॉलीगॉन है, अगर क्लोज्ड रेगुलर पॉलीगॉन है, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है, जो कि ये कहलाता है, यही वाला एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है, वो क्या होता है पता है? किसी को फॉर्मूला याद है? 8वीं क्लास का है। क्लोज्ड पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन में एक्सटीरियर एंगल क्या बनता है? वो बनता है 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स। 360 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ साइड्स। ये किसी को याद है? नहीं याद है? सर ये नहीं होता 180 माइनस सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स? नहीं, 360 डिवाइड बाई n, ये सिंपल होता है, कुछ सर और नहीं है। इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर, ये एक्सटीरियर एंगल होता है, बाहर वाला एंगल होता है। बात समझ पाए? ओके यस सर। अच्छा, यहाँ पे 100 साइड्स हैं, कितनी साइड्स हैं? तो 360 डिवाइड बाई 100 होगा, तो कितना होगा? ये किसमें एंगल कितना है? डिग्री में है। मुझे किसमें चाहिए? रेडियन में। तो इसको मैं 2 पाई बाई 100 लिख सकता हूं क्या? कितने रेडियन? क्या पाई बाई 50 रेडियन होगा? मेरी बात को समझ पाए? क्या ये एंगल पाई बाई 50 दिया है? जो फोर्स है, एक्सटीरियर एंगल क्या दिया है? 50 पाई बाई 50। पाई बाई 50 किस बात के लिए आता है? एक्सटीरियर एंगल, जब कैसा पॉलीगॉन हो? क्लोज्ड हो। कैसा हो? क्लोज्ड हो। तो रिजल्टेंट कितना होगा? 0। बस इतनी ही कहानी थी इसकी, और कुछ नहीं थी।
कितने लोगों को अभी नहीं समझ में आई ये बात मेरी? जिनको नहीं आई पूछो ईमानदारी से। सर नहीं आई। देखो भाई फिर से सुनो मेरी बात को, किससे कहानी को बढ़िया समझो अच्छे से। मैं क्या कह रहा हूं कि जैसे मान लो कोई पॉलीगॉन है, इफ देयर इज एन पॉलीगॉन, अगर वो रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है सारी साइड्स का इक्वल होना, बात समझ पाए? तो मैं एक रेगुलर पॉलीगॉन आपके लिए एग्जांपल के लिए ड्रॉ कर रहा हूं, एक ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन का बढ़िया एग्जांपल है, बात सही है ना? तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये एंगल कितना होता है? तो तुम कहोगे कि सर 2 पाई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ, इस पे साइड, कितने नंबर ऑफ साइड है यहाँ पे? 3 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई 3, बात समझ पाए? तो ये पॉलीगॉन कैसा हुआ? क्लोज्ड हुआ। अगर ये एंगल है और 3 साइड्स हैं, तो क्लोज्ड होने की कंडीशन क्या है? 2 पाई बाई 3 ये एंगल का। क्या ये बात समझ पाए यहां तक? अब आगे बढ़े, क्या मेरी ये बात समझ पाए? जी सर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि 100 साइड्स हैं, अगर 100 साइड्स का एक पॉलीगॉन बनाना है जिसके सारी साइड्स इक्वल हो और वो क्लोज्ड हो पॉलीगॉन, तो उसके लिए एक्सटीरियर एंगल क्या होना चाहिए? तो तुम कहोगे सर 2 पाई बाई नंबर ऑफ साइड्स। कितना होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल? इतना। अगर एक्सटीरियर एंगल इतना है जिसके कितने साइड्स हैं? 100, और सारे साइड्स क्या है? इक्वल, तो पॉलीगॉन कैसा बनेगा? क्लोज। क्लास 8th मैथमेटिक्स, यहां तक एग्री कर रहे हो? क्वेश्चन कह रहा है कि 100 फोर्सेस हैं, मतलब 100 साइड्स होंगी पॉलीगॉन की, सबका कितना मैग्नीट्यूड है? 10, मतलब सारी साइड्स इक्वल होंगी, और एंगल कितना बना रहा है? एक फोर्स दूसरे फोर्स एंगल यही बना रहा है जो क्लोज्ड पॉलीगॉन के लिए जरूरी है एंगल बनना। तो क्या हमारा ये फोर्स का जो पॉलीगॉन बनेगा, क्या ये क्लोज्ड होगा? बिल्कुल होगा, क्लोज्ड। और जैसे ही क्लोज्ड पॉलीगॉन आ गया तो हम कहेंगे रिजल्टेंट क्या है? 0। ये हजम हो गई बात। अब अगर नहीं हुई है तो अगेन वो वीडियो को देखना, पॉलीगॉन लॉ को, और फिर इसमें आना, ठीक है? सर क्वेश्चन, इसमें यदि एंगल चेंज कर दें तो? अगर ये एंगल चेंज करता तो रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं होता, यदि कुछ ना पाई कुछ बाई 60 आता। कर दें तो? पाई बाई 60 कर दें तो? पाई बाई 60 करता तो इन चारों में से कोई ऑप्शन होता, फिर हम लोग नहीं निकाल पाते, बड़ा मुश्किल होता निकालना, हम निकाल ही नहीं पाते। वो एक्चुअली आपसे पॉलीगॉन लॉ बनता है कि नहीं वो चेक करना चाहता है बेसिकली। मेरी बात समझ पाए आप? बस सर इस क्वेश्चन के पीडीएफ को प्रोवाइड कर दीजिएगा। हाँ मैं कर दूंगा ना, मैं सब भेजूंगा आप लोगों के लिए, आपको पीडीएफ की टेंशन नहीं है, मेरे पास क्वेश्चन की भरमार है, ठीक है? मेरे पास इस टाइप के न जाने कितने पड़े हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। सर ऐसे और क्वेश्चन डाल दीजिएगा ग्रुप में। हाँ भाई बिल्कुल हम डाल देंगे, वही तो हम कह रहे हैं ना, वी हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, यू नीड नॉट टू वरी एनीथिंग, ठीक ना? अब देखो अगला सर विद द हेल्प ऑफ, सर इस क्वेश्चन में हम लोग नंबर ऑफ फोर्सेस के हेल्प से अपन लोग एंगल फाइंड आउट कर लिए, देन इट इज अ प्रूफ दैट कि ये क्लोज्ड पॉलीमर है, दैट्स व्हाई रिजल्टेंट फोर्स इज 0। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली यही किया, ठीक है? अब कह रहा है कि दिस इज अ वेक्टर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ इन एक्स वाई प्लेन। ये बताओ कि ये एक्स प्लेन में लेंथ, एक्स डायरेक्शन की लेंथ कितनी है? 3 है, वाई डायरेक्शन की लेंथ कितनी है? 1 है, और जेड डायरेक्शन की लेंथ कितनी है? 2 है। तुमसे वो केवल कहाँ की लेंथ पूछ रहा है? एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई की। तो ये लेंथ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ √10 स्क्वायर रूट 10 1 स्क्वायर √10 आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। ओके सर। अब आपको क्या लगता है, माइनिंग में ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता? बिल्कुल पूछ सकता, क्योंकि पूछा है ऐसे क्वेश्चन, बिल्कुल अतरंगे से छोटे छोटे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, जैसे कोई आर वेक्टर है, लेट्स से देयर इज एन आर वेक्टर a cos ओमेगा t i कैप और a sin ओमेगा t j कैप बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, देन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अभी वेलोसिटी के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, इसलिए इसको भी छोड़ते हैं। नेक्स्ट इज हाँ ये वाला देख लो, यहाँ पे अब क्या कह रहा है? देखिए आप यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ दिस इज अ वेक्टर रिप्रेजेंट्स अ यूनिट वेक्टर, अगर ये यूनिट वेक्टर हो तब क्या कहानी बनेगी बताओ? √0.11। अगर ये यूनिट वेक्टर हो तो क्या होगा? सी की वैल्यू क्या होगी?
कहोगे सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होना पड़ेगा? 1 होना sir. पड़ेगा। यूनिट 1 वेक्टर sir, का इसका मैग्नीट्यूड magnitude। क्या होता है? 1। तो आप बोलोगे इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 0.5 का स्क्वायर, पॉइंट लग जाए यार, प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये किसके बराबर होगा? 1, क्योंकि ये कैसा वेक्टर है? यूनिट वेक्टर है। बस इसका स्क्वायरिंग करके सी स्क्वायर की वैल्यू निकाल के सी निकाल लो। तो दिक्कत? कितने लोग हैं जिनको ये समझ में नहीं आया अभी? बिल्कुल ईमानदारी से बताना। सर 0.11 अंडर रूट। ठीक है, जो भी आ रहा हो मुझे नहीं पता। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखो समझो, आप ये बताओ सब, हाँ, 2 वेक्टर्स हैं पर मैग्नीट्यूड अलग हैं। जैसे मान लो एक वेक्टर ए ये हो गया और दूसरा इससे छोटा वेक्टर मैग्नीट्यूड है, तो क्या इन दोनों का रिजल्टेंट 0 होगा? घटाने पे नहीं होगा, नहीं 3, या फिर बड़ा हो जाए तब भी नहीं होगा। 4 सर। तो मिनिमम 3 चाहिए होंगे, क्योंकि हमें बनाना है क्लोज्ड पॉलीगॉन। हमें क्या बनाना है? क्लोज्ड पॉलीगॉन। क्लोज्ड पॉलीगॉन बनाने के लिए ऐसे 3 वेक्टर चाहिए जो डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड के हों। हाँ, सेम मैग्नीट्यूड के अगर 2 वेक्टर्स हों तो हम 0 बना सकते हैं। कैसे? एक वेक्टर ऐसे बनाओ और दूसरा ऐसे बनाओ, दोनों कैंसिल होके क्या हो जाएंगे? 0। तो अगर वो कहता कि सेम मैग्नीट्यूड, तो सेम मैग्नीट्यूड के अगर वेक्टर हैं तो 0 वेक्टर के लिए 2 वेक्टर चाहिए होंगे। बट अगर डिफरेंट मैग्नीट्यूड के चाहिए तो मिनिमम 3 चाहिए होंगे। कितनों को हजम हो गई ये बात? समझ गए सर। समझ गया ना? अगला देख लो। सेम मैग्नीट्यूड के लिए 2 चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली। 3 वेक्टर्स, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी गिव्स आइसोस्केलस। ये कंडीशन अभी हम बताएंगे कि कब कैसा ट्रायंगल बनेगा, राइट? वो अगली क्लासेस का है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हम काइनेमेटिक्स में आपको समझाएंगे। चलिए, तो यहाँ तक आज हम लोग इसको फिनिश करते हैं एंड कल से फिर आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर। तो ठीक रहा सेशन? आपको कैसा लगा? ठीक है, यू विल गेट बेस्ट क्वालिटी मटेरियल। ये मेरी गारंटी है, आपको बेहतरीन क्वालिटी ऑफ मटेरियल दूंगा मैं। ठीक है, उसकी कोई इशू नहीं होगा। और इससे रिलेटेड सर लास्ट में ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिएगा तो थोड़ा अप्रोच आ जाएगी। मैं बढ़िया अच्छे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराऊंगा, सब बढ़िया कराऊंगा। और इसीलिए एक्चुअली मैंने एक लेसन प्लान जो भी बनाया है, इस लेसन प्लान को 100% स्टिक में नहीं रखना चाहता। अगर मैं इसी में बढ़ूंगा तो फिर क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा। कई बार ऐसा होगा, जैसे आज मेरा पर्पस था कि 1.5 घंटे पढ़ाऊं, पर 2 घंटे हो रहे हैं ऑलमोस्ट। सर जैसे जो आप आज क्वेश्चन दिए थे, सर क्या ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे माइनिंग के? नहीं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने प्रेडिक्शन लिया है कि माइनिंग कैसे भी क्वेश्चन दे रहा है, वेक्टर के छोटे छोटे क्वेश्चन दे देता है। तो क्यों ना हम थोड़ा सा प्रिपेयर कर लें, जब बहुत कम एफर्ट में हमारा बेसिक क्लियर हो रहा है तो हम उसको करें। ठीक है? ओके सर। ओके भाई, ठीक है। कल हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुके हैं, तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है एंड वी विल टेक 1.5 आवर टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट। थैंक यू सर।